2008 के ग्लोबल आर्थिक संकट में करोड़ों लोगों को उनकी बचत, उनकी नौकरी और उनके घरों को खोने की भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। और वो सब ऐसे हुआ। आइसलैंड। जनसंख्या 3,20,000। सकल घरेलू उत्पाद $1,300 करोड़। बैंक घाटा $10,000 करोड़। आइसलैंड उच्च जीवन स्तर वाला एक स्थिर लोकतंत्र है और कुछ वक्त पहले तक वहां बहुत कम बेरोजगारी और सरकारी कर्ज था। हमारे पास एक मॉडर्न सोसाइटी के लिए हर जरूरी चीज है। साफ एनर्जी, फूड प्रोडक्शन, फिशरीज को ठीक से चलाने वाला कोटा सिस्टम, अच्छी स्वास्थ्य सेवा, अच्छी शिक्षा, साफ हवा, कम अपराध, परिवारों के रहने के लिए एक अच्छी जगह है। लगता था जैसे हमें किसी और चीज की जरूरत नहीं। पर सन 2000 में आइसलैंड के सरकार ने डीरेगुलेशन की एक बड़ी पॉलिसी शुरू की जो विनाशकारी साबित हुई। पहले पर्यावरण के लिए और फिर अर्थव्यवस्था के लिए। उन्होंने अल्कोआ जैसे मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन की विशाल जायंट एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट्स बनाने की अनुमति देकर शुरुआत की, जिससे आइसलैंड की नेचुरल जियोथर्मल और हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी सोर्सेस पर काफी बुरा असर हुआ। पहाड़ी इलाकों की सबसे खूबसूरत जगहों में से ज्यादातर जगह खूबसूरत रंगों से भरी वादियां जियोथर्मल होती हैं, तो हर एक्शन का रिएक्शन तो जरूर होता है। उसी दौरान गवर्नमेंट ने आइसलैंड के 3 सबसे बड़े बैंक्स को प्राइवेटाइज कर दिया। उसका नतीजा था फाइनेंशियल डीरेगुलेशन पर किया हुआ एक बहुत ही बड़ा और अनोखा एक्सपेरिमेंट। अगर हम इस बारे में जरा सोचे तो ये कह सकते हैं कि कुछ बोलना चाहेंगे आप? पता नहीं अब हमारे साथ क्या होने वाला है। फाइनेंस ने कब्जा किया और पूरे देश को तबाह कर दिया। 5 साल की अवधि में इन 3 छोटे बैंकों ने, जिन्होंने कभी आइसलैंड के बाहर काम नहीं किया था, उन्होंने $12,000 करोड़ का कर्ज लिया, जो आइसलैंड की इकोनॉमी से 10 गुना ज्यादा था। उन बैंकर्स ने खुद पर, एक दूसरे पर और अपने दोस्तों पर पैसे उड़ाए। एक बहुत बड़ा बबल था। स्टॉक के दाम आसमान छू रहे थे। घरों की कीमत दुगनी हो गई थी। आइसलैंड की इस बबल ने बढ़ावा दिया यान असगेर्ड योहानसन जैसे लोगों को। उसने बैंकों से करोड़ों का कर्जा लेकर लंदन में हाई एंड रिटेल बिजनेस खरीदा। साथ ही उसने खरीदा एक पिनस्ट्राइप प्राइवेट जेट, एक 4 करोड़ का याट और एक मैनहट्टन पेंट हाउस। पेपरों में हमेशा यह हेडलाइन होती थी कि इस करोड़पति ने ये कंपनी खरीदी यूके में या फिनलैंड में या फ्रांस में, जबकि उन्हें ये लिखना चाहिए था कि इस करोड़पति ने इस कंपनी को खरीदने के लिए 100 करोड़ का लोन लिया, और वो भी आप ही के लोकल बैंक से। बैंक्स ने मनी मार्केट फंड्स बनाए और फिर उन्होंने अपने डिपॉजिट होल्डर्स को पैसे निकालकर उन मनी मार्केट फंड्स में डालने की सलाह दी। इस पॉन्जी स्कीम को हर तरफ से पैसे बनाने थे। KPMG जैसी अमेरिकन अकाउंटिंग फर्म्स ने आइसलैंडिंग बैंकों और इन्वेस्टमेंट फर्म्स का ऑडिट किया और उनमें कुछ भी गलत नहीं आया, और अमेरिकन क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ने कहा कि आइसलैंड अद्भुत है। फरवरी 2007 में रेटिंग एजेंसीज ने उन बैंकों को अब तक की सबसे बड़ी रेटिंग देने का फैसला कर दिया, यानी AAA। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ की गवर्नमेंट उन बैंकर्स के साथ ट्रैवल करती थी मानो कोई PR शो हो। 2008 के अंत में जब आइसलैंड की बैंक डूब गए, 6 महीने में ही बेरोजगारी 3 गुना बढ़ गई।
आइसलैंड में सब पर इसका असर हुआ। मतलब यहाँ के बहुत सारे लोगों ने अपनी सेविंग्स खो दी। हाँ, ऐसा ही हुआ था। जिन गवर्नमेंट रेगुलेटर्स को आइसलैंड के नागरिकों की रक्षा करनी चाहिए थी, उसने कुछ नहीं किया। मान लीजिए रेगुलेटर के 2 लॉयर्स एक ही बैंक में जाते हैं किसी मुद्दे पर बात करने के लिए। जब वो बैंक के पास पहुंचते हैं, उन्हें बैंक के सामने 19 SUV खड़ी दिखती है बैंक के बाहर। तो वो बैंक के अंदर जाते हैं और उनके ठीक सामने बैठे होते हैं बैंक के 19 लॉयर्स, जो उनकी किसी भी आर्गुमेंट को खारिज कर सकते हैं। और कोई लॉयर अच्छा करता है तो उसे जॉब ऑफर किया जाता है। आइसलैंड की 1/3 फाइनेंशियल रेगुलेटर्स उन बैंकों के लिए काम करने चले गए। पर यह प्रॉब्लम तो हर तरफ है। हाँ, न्यूयॉर्क में भी यही हो। इस वीकेंड पर सबसे सम्मानित और सबसे बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक्स में से एक लेमन ब्रदर्स को मजबूरन खुद को दिवालिया घोषित करना पड़ा। एक और बैंक मेरिल लिंच को आज खुद को मजबूरन बेचना आज इतनी सारी बदलावों से दुनिया भर के फाइनेंशियल मार्केट्स में काफी गिरावट आई है। फाइनेंशियल मार्केट्स में आई गिरावट की वजह से आज वर्ल्ड इकोनॉमी भी खतरे में है। दिन ब दिन बैंकों के हालात और भी बद से बदतर होते जा रहे हैं। सितंबर 2008 में अमेरिकन इन्वेस्टमेंट बैंक लीमन ब्रदर्स के दिवालिया होने और दुनिया की सबसे बड़ी बीमा AIG के गिरने से एक ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस की शुरुआत हुई। और इस तरह रातों रात वो दिवालिया हो गए, मानो स्टॉक से खाई में गिर गए हों। इतिहास का सबसे बड़ा सिंगल पॉइंट ड्रॉप। लीमन के पतन के बाद शेयरों की कीमतों में गिरावट जारी रही है। इसका नतीजा था एक ग्लोबल रिसेशन, जिसमें पूरी दुनिया को करोड़ों अरबों डॉलर्स का नुकसान हुआ। 3 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए और अमेरिका का कर्जा दुगना हो गया। अगर आप इस बात पर गौर करें तो इक्विटी वेल्थ की तबाही से, हाउसिंग वेल्थ की तबाही से, इनकम की तबाही और नौकरियों की तबाही से दुनिया भर में 5 करोड़ लोग फिर से गरीबी की रेखा के नीचे जा सकते हैं। तो यह एक, आप समझ सकते हैं कि बहुत ही बड़ा क्राइसिस है। वो क्राइसिस एक एक्सीडेंट नहीं था, उसकी वजह थी एक आउट ऑफ कंट्रोल इंडस्ट्री। 1980 के दशक के बाद से यूएस फाइनेंशियल सेक्टर के बढ़ने से एक के बाद एक बड़े बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस की झड़ी सी लग गई। हर क्राइसिस ने पहले से ज्यादा नुकसान किया, जबकि इंडस्ट्री को जरा सा फाइनेंशियल नुकसान नहीं हुआ। ग्रेट डिप्रेशन के बाद यूनाइटेड स्टेट्स की इकोनॉमी में 40 सालों तक बढ़ोतरी हुई, वो भी बिना एक भी फाइनेंशियल क्राइसिस के। पूरी फाइनेंशियल इंडस्ट्री पर कड़ी निगरानी रखी जाती थी। ज्यादातर रेगुलर बैंक्स लोकल बिजनेसेस थे और उन्हें अपने डिपॉजिटर्स के पैसों से खिलवाड़ करने की सख्त मनाही थी। इन्वेस्टमेंट बैंक्स जो स्टॉक और बॉन्ड ट्रेडिंग का काम देखते थे, वो छोटे प्राइवेट पार्टनरशिप्स होते थे। एक ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट बैंकिंग पार्टनरशिप मॉडल में सारे पार्टनर्स अपने पैसों का निवेश करते थे और जाहिर है वो सभी उन पैसों पर कड़ी नजर रखते थे। वो अच्छी तरह जीना चाहते थे, पर जाहिर है वो कोई खतरा नहीं उठाते थे। पॉल वोकर ने ट्रेजरी डिपार्टमेंट में काम किया और वो 1979 से 1987 तक फेडरल रिजर्व के चेयरमैन रहे। गवर्नमेंट में जाने से पहले वो चेज मैनहाटन बैंक में एक फाइनेंशियल इकोनॉमिस्ट थे। जब मैंने ट्रेजरी में जाने के लिए चेज को छोड़ा था 1969 में, तब मेरे ख्याल से मेरी इनकम $45,000 के आसपास थी। साल में $45,000। 1972 में मॉर्गन स्टैनली, उनके पास थे कुल मिलाकर लगभग 110 कर्मचारी, एक ऑफिस और 120 लाख का कैपिटल। और अभी मॉर्गन स्टैनली के पास है 50,000 वर्कर्स और साथ ही करोड़ों का कैपिटल और दुनिया के कोने कोने में ढेर सारे ऑफिस। 1980 के दशक में फाइनेंशियल इंडस्ट्री में विस्फोट हुआ। इन्वेस्टमेंट बैंक्स पब्लिक हो गए, जिससे उन्हें स्टॉक होल्डर्स के पैसों से खेलने का मौका मिला। वॉल स्ट्रीट पर लोग अमीर होने लगे। मेरा एक करीबी दोस्त था जो 1970 में मेरे लिंच में एक बॉन्ड ट्रेडर था। वह रात में एक ट्रेन कंडक्टर की नौकरी करता था क्योंकि उसके 3 बच्चे थे और उसकी कमाई 3 बच्चों को पालने के लिए काफी नहीं थी। 1986 आते आते वह लाखों डॉलर्स कमाने लगा था और उसे लगता था वह उसकी स्मार्टनेस का नतीजा था। इस वक्त हमारे लिए सबसे जरूरी काम है अपने देश की इकोनॉमी को फिर से मजबूत बनाना। 1981 में
प्रेसिडेंट रोनाल्ड रेगन ने ट्रेजरी सेक्रेटरी के तौर पर इन्वेस्टमेंट बैंक मेरिल लिंच के सीईओ डोनाल्ड रेगन को चुना। वॉल स्ट्रीट और मिस्टर प्रेसिडेंट के विचार काफी मिलते हैं। मैं वॉल स्ट्रीट के कई लीडर से बात कर चुका हूँ। सबका कहना है हम प्रेसिडेंट के साथ हैं। रेगन एडमिनिस्ट्रेशन ने इकोनॉमिस्ट्स और फाइनेंशियल लॉबिस्ट्स के समर्थन के साथ 30 साल चलने वाले फाइनेंशियल डीरेगुलेशन की शुरुआत की। 1982 में रेगन एडमिनिस्ट्रेशन ने सेविंग्स और लोन कंपनीज पर से नियंत्रण हटा दिया, जिससे उन्हें अपने डिपॉजिटर्स के पैसों से जोखिम भरी इन्वेस्टमेंट करने की इजाजत मिल गई। दशक के अंत तक सैकड़ों सेविंग्स और लोन कंपनीज नाकामयाब हो चुकी थी। इस क्राइसिस ने टैक्स पेयर के 12,400 करोड़ डॉलर डुबो दिए। कई लोगों की जीवन भर की जमा पूंजी डूब गई। इसे हमारे इतिहास की सबसे बड़ी बैंक डकैती कह सकते हैं। हजारों सेविंग्स और लोन एग्जीक्यूटिव्स अपनी कंपनीज को लूटने के लिए जेल गए। सबसे बड़े गुनहगारों में एक था चार्ल्स कीटिंग। सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? 1985 में जब फेडरल रेगुलेटर्स ने छानबीन शुरू की, तब कीटिंग ने एलन ग्रीनस्पैन नाम के एक इकोनॉमिस्ट को हायर किया। रेगुलेटर्स को लिखे अपने खत में ग्रीनस्पैन ने कीटिंग के बिजनेस प्लान्स और एक्सपर्टाइज की तारीफ की और ये कहा कि उन्हें कीटिंग का अपने कस्टमर्स के पैसों को इन्वेस्ट करने में कोई खतरा नजर नहीं आया। कीटिंग ने इसके लिए ग्रीनस्पैन को $40,000 दिए थे। इसके कुछ वक्त बाद ही चार्ल्स कीटिंग को जेल हो गई। दूसरी तरफ एलन ग्रीनस्पैन को प्रेसिडेंट रेगन ने अमेरिका के सेंट्रल बैंक का चेयरमैन नियुक्त कर दिया, यानी कि फेडरल रिजर्व का। ग्रीनस्पैन को प्रेसिडेंट क्लिंटन और जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने भी फिर से नियुक्त किया था। क्लिंटन एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान डीरेगुलेशन जारी रहा। ग्रीनस्पैन और ट्रेजरी सेक्रेटरीज इन्वेस्टमेंट बैंक गोल्डमैन सैक्स की पूर्व सीईओ रॉबर्ट रूबिन और हार्वर्ड की इकोनॉमिक्स प्रोफेसर लैरी समर की अगुवाई में फाइनेंशियल सेक्टर ने वॉल स्ट्रीट के ताकतवर होने से, लॉबीज और साथ ही साथ ढेर सारे पैसे होने से धीरे धीरे पूरे पॉलिटिकल सिस्टम पर कब्जा जमा लिया। डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन दोनों ही साइड पर। 1990 के दशक के अंत तक फाइनेंशियल सेक्टर कुछ बहुत बड़े फर्म्स में संगठित हो गया था। हर एक फर्म इतनी बड़ी थी कि उनकी नाकामयाबी पूरे सिस्टम को खतरे में डाल सकती थी और क्लिंटन एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको और भी बड़ा होने में मदद की। 1998 में सिटी कॉर्प और ट्रैवलर्स के मर्जर से जन्म हुआ सिटी ग्रुप का, यानी दुनिया की सबसे बड़ी फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी। इस मर्जर ने ग्लास-स्टीगल एक्ट का उल्लंघन किया, वो कानून जो ग्रेट डिप्रेशन के बाद लागू हुआ था, जिसमें कंज्यूमर डिपॉजिट वाले बैंकों को जोखिम भरे इन्वेस्टमेंट करने की सख्त मनाही थी। ट्रैवलर्स को हासिल करना गैर कानूनी था। ग्रीनस्पैन ने कुछ नहीं कहा। फेडरल रिजर्व ने उन्हें 1 साल की छूट दी, फिर उन्होंने वह कानून पास करवाया। 1999 में समर्स और रूबिन के कहने पर कांग्रेस ने ग्राम लीच ब्लाइली एक्ट पास किया, जिसे कुछ लोग सिटी ग्रुप रिलीफ एक्ट भी कहते हैं। इससे ग्लास-स्टीगल वाला कानून खारिज हो गया और आने वाले मर्जर के लिए रास्ता खुल गया। रॉबर्ट रूबिन ने फिर सिटी ग्रुप के वाइस चेयरमैन के नाते $12.6 करोड़ कमाए। उसने इस फिल्म के लिए इंटरव्यू देने से इनकार कर दिया। बड़े बड़े बैंक्स क्यों बनते हैं? क्योंकि बैंक्स को मोनोपोली पावर पसंद है, क्योंकि बैंक्स को लॉबिंग पावर पसंद है, क्योंकि बैंक्स जानते हैं अगर वो बहुत बड़े होंगे तो उन्हें बचा लिया जाएगा। मार्केट में स्थिरता नहीं होती, या यूं कहिए कम स्थिरता होती है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ऑयल टैंकर्स। वो बहुत बड़े होते हैं और इसीलिए उन्हें कंपार्टमेंट्स में रखना जरूरी होता है, ताकि ऑयल के हिलने की वजह से बोट पलट ना जाए। बोट का डिजाइन इस बात को ध्यान में रखकर बनाते हैं और मंदी के बाद सख्त नियम आने से मानो मार्केट में वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स लागू हुए और डीरेगुलेशन ने उस कंपार्टमेंटलाइजेशन को खत्म ही कर दिया। अगला संकट 90 के दशक के अंत में आया। इन्वेस्टमेंट बैंक्स ने इंटरनेट स्टॉक्स में एक भारी बबल को बढ़ावा दिया, जिसके बाद 2001 में मार्केट क्रैश हुआ, जिससे इन्वेस्टमेंट में $5 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन, वो फेडरल एजेंसी जो डिप्रेशन के बाद इन्वेस्टमेंट बैंकिंग पर नजर रखने के लिए बनाई गई थी, उसने अपना काम नहीं किया था। जरूरी फेडरल एक्शन की गैर हाजिरी में, जो कभी हुआ ही नहीं, और जरा सा भी सेल्फ रेगुलेशन ना होने की वजह से जरूरी है कि दूसरे लोग आगे आकर आवश्यक सुरक्षा के कदम उठाएं। एलियट स्पिट्जर की जांच से पता चला कि इन्वेस्टमेंट बैंक्स ने उन इंटरनेट कंपनीज को बढ़ावा दिया, ये जानते हुए कि वो असफल होगी। स्टॉक एनालिस्ट को उनके लाए हुए बिजनेस के मुताबिक पेमेंट दी जाती थी और उनकी पब्लिकली और प्राइवेटली कही हुई बातों में जमीन आसमान का फर्क होता था।
इन्फोस्पेस, जिसे सबसे ऊंची रेटिंग मिली थी, उसे एक एनालिस्ट ने कबाड़ का टुकड़ा कह दिया है, और एक्साइट, जिसकी रेटिंग भी ऊंची थी, उसे बेकार कचरा कहा गया है। इन्वेस्टमेंट बैंक्स ने अपने बचाव में ऐसा कभी भी नहीं कहा कि आप गलत हैं, बल्कि ये कहा कि सब कर रहे हैं और सब जानते हैं ये हो रहा है, इसलिए किसी को भी एनालिस्ट पर भरोसा करने की जरूरत नहीं है। दिसंबर 2002 में इस इन्वेस्टमेंट बैंक्स ने कुल $140 करोड़ में केस सेटल किया और अपने तरीके बदलने का वादा किया। स्कॉट टैलबॉट वॉशिंगटन के सबसे शक्तिशाली ग्रुप्स में से एक फाइनेंशियल सर्विसेज राउंड टेबल के चीफ लॉबिस्ट हैं, जो दुनिया की लगभग सभी सबसे बड़ी फाइनेंशियल कंपनीज को रिप्रेजेंट करते हैं। क्या आप इस बात से कंफर्टेबल हैं कि आपकी कोई मेंबर कंपनीज बड़े पैमाने पर क्रिमिनल एक्टिविटी में जुटी हुई थी? आपको ठीक से बताना होगा। ठीक है। और पहली बात, 53.6 करोड़ का जुर्माना लगाया गया। सिटी बैंक ने मेक्सिको से $10 करोड़ के ड्रग मनी को निकालने में मदद की थी। क्या आपने ये कहा कि उन्हें अकाउंट से जुड़े हुए सारे डॉक्यूमेंट्स खो देनी चाहिए? मैंने बस ये मजाक में कहा था, वो शुरुआती दौर में था, मेरा मतलब वो नहीं था। 1998 और 2003 के बीच फैनी मे ने अपनी हुई कमाई को $1000 करोड़ से ज्यादा बढ़ाकर बताया। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हैं और इन्हें समझने की जरूरत है, क्योंकि इसके साथ काफी लोग सहमत नहीं होते हैं। सीईओ फ्रैंकलिन रेंट के साथ कोऑपरेट करने से इनकार कर दिया। क्या आप हमें उन सब के नाम बताएंगे? अगर आप मेरे साथ समझौता करें तो। कोई समझौता नहीं होगा। आपने माना है कि आप कंपनीज पर बेइंतहा जुर्माने लगाए जा रहे हैं, वहीं इन्वेस्टमेंट फर्म्स का अपने किसी भी गलत कामों को मानना जरूरी नहीं। जब आप इतने बड़े हो, इतने सारे प्रोडक्ट्स और कस्टमर्स से डील कर रहे हो, तो गलतियां होती है। लगता है जैसे फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री में क्रिमिनलिटी एक लेवल है जो साफ नजर आता है। आपने आखिरी बार कब देखा था? सिस्को या इंटेल या गूगल या एप्पल या IBM में ऐसा कुछ? मैं ये बात मानता हूँ कि हाईटेक और फाइनेंशियल सर्विसेज में जमीन आसमान का फर्क है। हाँ, लेकिन कैसे? वैसे देखने जाओ तो हाईटेक एक क्रिएटिव बिजनेस है, जहाँ पर वैल्यू जनरेशन और इनकम आती है लगातार कुछ नया और अलग बनाते रहने से। 1990 के दशक की शुरुआत से डीरेगुलेशन और टेक्नोलॉजी में बढ़ोतरी आने की वजह से ऐसे कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स का विस्फोट हुआ जिन्हें कहा गया डेरिवेटिव्स। इकोनॉमिस्ट और बैंकर्स का दावा था कि उनसे मार्केट सुरक्षित हुए थे, पर असल में उनसे वो और भी अस्थिर हो गए। कोल्ड वॉर के खत्म होने के बाद कई सारे पुराने फिजिसिस्ट्स और मैथमेटिशियंस ने अपने हुनर को कोल्ड वॉर टेक्नोलॉजी में बढ़ाने के बजाय फाइनेंशियल मार्केट्स में इस्तेमाल करने का फैसला किया, और फिर इन्वेस्टमेंट बैंकर्स और हेज फंड्स के साथ अलग अलग हथियार बनाए। बिल्कुल, जैसा वॉरेन बफेट ने कहा था, बड़ी तबाही के हथियार। रेगुलेटर्स, पॉलिटिशियंस और व्यापारियों ने फाइनेंशियल सिस्टम की स्थिरता पर फाइनेंशियल इनोवेशन के खतरे को ज्यादा सीरियसली नहीं लिया। डेरिवेटिव्स का इस्तेमाल करके बैंकर्स लगभग किसी भी चीज पर जुआ खेल सकते थे। वो तेल की कीमतों में आ रहे उतार चढ़ाव पर, किसी कंपनी की बैंकरप्सी पर, यहाँ तक कि मौसम पर भी दांव लगा सकते थे। 1990 के दशक के अंत तक डेरिवेटिव्स $50 लाख करोड़ का अनियमित बाजार बन चुका था। 1998 में किसी ने उन्हें नियमित करने की कोशिश की। ब्रुक्स ली बोर्न स्टैनफोर्ड लॉ स्कूल में अपनी क्लास में अव्वल आई थी, और वो एक बड़ी लॉ रिव्यू को एडिट कराने वाली पहली महिला थी। आर्नल्ड एंड पोर्टर में डेरिवेटिव्स प्रैक्टिस को चलाने के बाद बॉर्न को प्रेसिडेंट क्लिंटन ने उस कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन को चलाने के लिए नियुक्त किया जो डेरिवेटिव्स मार्केट पर नजर रखता था। ब्रुक्स ली बोर्न ने मुझसे पूछा कि क्या मैं उनके साथ काम करने आऊंगा, तो हमने तय किया कि यह एक सीरियस और साथ ही बेहद अस्थिर करने वाला मार्केट है। मई 1998 में CFTC ने डेरिवेटिव्स को नियमित कराने के लिए एक प्रस्ताव जारी किया। क्लिंटन के ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने तुरंत उस पर प्रतिक्रिया की। मैं ब्रुक्स ली के ऑफिस में बस गया ही था, और तब वह अपने टेलीफोन का रिसीवर नीचे रख रही थी, और सच कहूं तो उनका चेहरा उतरा हुआ था, और उन्होंने मेरी तरफ देखकर कहा, लैरी समर्स का कॉल था। उनके ऑफिस में 13 बैंकर्स बैठे हुए थे, और उन्होंने एक तरह से धमकाते हुए बात की थी और बॉन्ड को रुक जाने को कहा था। सारे बैंक सब बुरी तरह से इसी तरह की एक्टिविटी से पैसे कमाने के आदी हो गए थे, और इसी से उन्हें रेगुलेट होने से रोकने के लिए एक बड़ी लड़ाई की शुरुआत हुई। समर्स के उस फोन कॉल के कुछ वक्त बाद ग्रीन्सपैन, रूबिन और ACC चेयरमैन आर्थर लेविट ने बॉन्ड की निंदा करते हुए एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया और डेरिवेटिव्स को अनियमित रखने के लिए कानून लाने की सिफारिश की।
उन डेरिवेटिव्स ट्रांजैक्शन को जिन्हें प्रोफेशनल्स प्राइवेटली नेगोशिएट करते हैं उन्हें रेगुलेट करना फिजूल है। बदकिस्मती से उन्हें खारिज कर दिया, पहले क्लिंटन एडमिनिस्ट्रेशन ने और फिर कांग्रेस ने साल 2000 में एक ऐसा अधिनियम पास करवाने में अहम भूमिका निभाई जिससे डेरिवेटिव्स को रेगुलेशन में काफी हद तक छूट मिल गई। वो मार्केट्स को एकजुट करके रेगुलेटरी बर्डन कम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हमें इसे करने की जरूरत है। सेनेट को छोड़ने के बाद फील ग्राम यूबीएस के वाइस चेयरमैन बन गए। 1993 से उनकी पत्नी वेंडी एनरॉन के बोर्ड में कार्यरत थे। हमें इस बात की उम्मीद है कि इस साल एक मुनासिब तरीके से कानून के मुताबिक आगे बढ़ना मुमकिन हो सकता है, जिससे ओटीसी डेरिवेटिव्स के लिए एक कानूनी यकीन तैयार होगा। लैरी समर्स ने बाद में एक हेज फंड के कंसल्टेंट के नाते $2 करोड़ कमाए, जो डेरिवेटिव्स पर बहुत ज्यादा निर्भर था। मैं सेक्रेटरी समर्स की सभी बातों के साथ खुद को जोड़ना चाहता हूँ। दिसंबर 2000 में कांग्रेस ने कमोडिटी फ्यूचर्स मॉडर्नाइजेशन एक्ट पास किया। फाइनेंशियल इंडस्ट्री की लॉबीज की मदद से उसने डेरिवेटिव्स के रेगुलेशन पर रोक लगा दी। जैसे ही वो हुआ, हर तरफ हलचल शुरू हो गई और 2000 के बाद डेरिवेटिव और फाइनेंशियल इनोवेशन के इस्तेमाल में बहुत ही बड़ा उछाल आया। ईश्वर की शपथ लेता हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ। जब तक 2001 में जॉर्ज बुश ने सत्ता संभाली, तब तक यूएस फाइनेंशियल सेक्टर पहले से कहीं ज्यादा फायदेमंद, केंद्रित और ताकतवर हो चुका था। इस पूरी इंडस्ट्री पर कब्जा कर चुके थे 5 इन्वेस्टमेंट बैंक्स, 2 फाइनेंशियल कॉन्ग्लोमरेट्स, 3 सिक्योरिटीज इंश्योरेंस कंपनीज और 3 रेटिंग एजेंसीज। और उन सबको एक साथ जुड़ा हुआ था सिक्योरिटाइजेशन फूड चेन ने, एक नया सिस्टम जो मॉर्गेजेस और दूसरे लोन्स में लगे हुए करोड़ों अरबों डॉलर्स को दुनिया भर के इन्वेस्टर्स के साथ जोड़ता था। 30 साल पहले अगर आप घर के लिए एक लोन लेते थे तो लोन देने वाला यह उम्मीद करता था कि आप उसे पैसे लौटा देंगे। जो लोन देता था वह चाहता था कि आप उसके पैसे लौटाएं। अब यहाँ सिक्योरिटाइजेशन हो गया है, जिसके तहत लेनदार अगर लोन नहीं चुका पाता है तब भी देनदार पर कोई खतरा नहीं होता है। पुराने सिस्टम में जब एक होम ओनर हर महीने अपना मॉर्गेज भरता था तो वो पैसा उसके लोकल लेंडर के पास जाता था और उनकी मॉर्गेजेस चुकाने में दशकों लग जाते थे। लेंडर्स सावधान रहते थे। नए सिस्टम में लेंडर्स ने सारे मॉर्गेजेस इन्वेस्टमेंट बैंक्स को बेच दिए। फिर इन्वेस्टमेंट बैंक्स ने हजारों मॉर्गेजेस और दूसरे लोन्स जैसे कि कार लोन्स, स्टूडेंट लोन्स और क्रेडिट कार्ड डेट को एक साथ मिलाकर बनाए कॉम्प्लेक्स डेरिवेटिव्स, जिन्हें कहा गया कोलैटरलाइज्ड डेट ऑब्लिगेशंस या सीडीओज। उन इन्वेस्टमेंट बैंक्स ने फिर उन सीडीओज को इन्वेस्टर्स को बेचा। अब जब होम ओनर्स अपने मॉर्गेजेस भरते तो वो पैसा दुनिया भर के इन्वेस्टर्स तक पहुंच जाता। इन्वेस्टमेंट बैंक्स ने पैसा देकर रेटिंग एजेंसीज उन सीडीओज को इवैल्यूएट करवाया और उनमें से कईयों को एक AAA रेटिंग दे दी गई, जो कि सबसे ऊंचा इन्वेस्टमेंट ग्रेड होता है। इसे वो सीडीओज रिटायरमेंट फंड्स वैल्यू में मशहूर हो गए, क्योंकि वो सिर्फ ऊंची रेटिंग वाली सिक्योरिटीज ही खरीद सकते थे। ये सिस्टम एक जिंदा टाइम बॉम्ब था। देनदारों को अब इस बात की परवाह नहीं थी कि कोई लेनदार पैसा चुका सकता है या नहीं, इसीलिए उन्होंने जोखिम भरे लोन्स लेना शुरू कर दिया। इन्वेस्टमेंट बैंक्स को भी कोई परवाह नहीं थी। वो जितने ज्यादा सीडीओज बेचते उनका मुनाफा उतना ही ज्यादा होता, और वो रेटिंग एजेंसीज जिन्हें इन्वेस्टमेंट बैंक पैसे देते थे उनकी सीडीओज की रेटिंग गलत साबित होने पर उन्हें कोई जिम्मेदार ठहराने वाला नहीं था। आपको जिम्मेदार ठहराने वाला कोई नहीं था और कोई रोकने वाला भी नहीं था, इसीलिए उन्हें तो ग्रीन सिग्नल मिल गया था लोन्स पर लोन्स देने का। 2000 और 2003 के बीच हर साल बनने वाले मॉर्गेज लोन्स की संख्या लगभग चौगुनी हो गई। इस सिक्योरिटाइजेशन फूड चेन से जुड़े हुए एक शख्स को शुरू से लेकर अंत तक मॉर्गेज की क्वालिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उन्हें तो बस फिक्र थे अपने वॉल्यूम बढ़ाने की और ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने की। 2000 के दशक की शुरुआत में सबसे जोखिम भरे लोन्स की तादाद बढ़ गई, यानी सब प्राइम लोन्स। पर जब हजारों सब प्राइम लोन्स को मिलाकर सीडीओज बनाए गए, तब भी उनमें से कईयों को AAA रेटिंग्स दी गई। अब ऐसे डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स भी तो मुमकिन था जिनमें ये खतरा नहीं होते, जो डिडक्टेबल्स के बराबर ही होते, पर उनमें उठाए गए खतरों की एक लिमिट तय की जा सकती थी। उन्होंने ऐसा नहीं किया, है ना? उन्होंने ऐसा नहीं किया, और सोचने जाओ तो करना चाहिए था। तो क्या ये लोग जानते थे कि वो कुछ खतरनाक कर रहे हैं? शायद वो जानते थे।
इन्वेस्टमेंट बैंक दरअसल सबप्राइम लोन्स को प्राथमिकता देते थे क्योंकि उनकी ब्याज थोड़ी ज्यादा होती थी। इससे प्रेडेटरी लेंडिंग में भारी बढ़त हुई। कर्जदारों को बेवजह महंगे सबप्राइम लोन्स में डाल दिया गया और कई लोन्स ऐसे लोगों को दिए गए जो उन्हें चुका नहीं सकते थे। वह सारे इंसेंटिव्स जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अपने मॉर्गेज ब्रोकर्स को ऑफर करते थे, वह उनके सबसे ज्यादा मुनाफे वाले प्रोडक्ट को बेचने पर बेस्ड थे, यानी कि प्रेडेटरी लोन्स। बैंकर ज्यादा पैसे कमाता है अगर वो आपको एक सबप्राइम लोन में डालता है, और इसलिए वो वही डालेगा। पार्ट 2, द बबल, 2001 to 2007। अचानक हर साल सैकड़ों अरब डॉलर सिक्योरिटाइजेशन चेन के जरिए बहने लगे, क्योंकि कोई भी मॉर्गेज ले सकता था। घर की खरीद और उनकी कीमतें आसमान छूने लगी और इसका नतीजा हुआ इतिहास का सबसे बड़ा फाइनेंशियल बबल। रियल स्टेट रियल है, वो अपनी संपत्ति देख सकते हैं, संपत्ति में रह सकते हैं और उसे किराए पे भी दे सकते हैं। हाउसिंग में एक बहुत ही बड़ा उछाल आया था जिसका कोई मतलब ही नहीं बनता था। फाइनेंशियल सेक्टर की फाइनेंसिंग भूख ही हर किसी से ये काम करवा रही थी। पिछली बार हमारे यहाँ हाउसिंग बबल 80 के दशक के अंत में हुआ था। उस वक्त घर की कीमतें अभी के मुकाबले काफी कम बढ़ी थी। उस हाउसिंग बबल की वजह से काफी ज्यादा मंदी हुई थी। 1996 से 2006 तक घर की कीमतें दुगनी हो गई थी। एक टिकट का $500 देकर ये लोग ये जानने आए हैं कि वो अमेरिकन ड्रीम का अपना हिस्सा कैसे खरीद सकते हैं। गोल्डमैन सैक्स, बेयर स्टर्न्स, लेमन ब्रदर्स, मेरिल लिंच सभी इसमें शामिल थे। 10 साल में अकेले सब प्राइम लेंडिंग से एक साल की $3,000 करोड़ की आमदनी बढ़कर $7,000 करोड़ तक बढ़ गई थी। वह लोग जानते थे कहां क्या हो रहा है। सबसे बड़े सब प्राइम लेंडर कंट्री वाइड फाइनेंशियल ने $9,700 करोड़ के लोन्स दिए। उससे उन्होंने $1,100 करोड़ से ज्यादा का मुनाफा कमाया। वॉल स्ट्रीट पर एनुअल कैश बोनसेस में उछाल आया। ट्रेडर्स और सीईओज इस बबल के दौरान हद से ज्यादा अमीर हो गए। लेमन ब्रदर्स इस सब प्राइम लेंडिंग के टॉप अंडरराइटर थे और उनके सीईओ रिचर्ड फोल्ड ने कमाए थे $48.5 करोड़। वॉल स्ट्रीट में इस हाउसिंग और क्रेडिट बबल से लोग करोड़ों अरबों डॉलर्स का मुनाफा कमा रहे थे। 2006 तक सारे मुनाफे का करीब 40% हिस्सा S&P 500 फर्म्स यानी के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आ रहा था। मुनाफे और आमदनी कुछ भी असली नहीं थे, वो तो बस सिस्टम द्वारा बनाए जा रहे पैसे थे जिन्हें आमदनी का नाम दिया गया। 2-3 सालों में अगर कोई डिफॉल्ट होता सब कुछ मिट जाता। मेरे ख्याल से असल में सोचो तो ये एक बहुत बड़ी नेशनल और सिर्फ नेशनल ही नहीं ग्लोबल पॉन्जी स्कीम थी। होम ओनरशिप एंड इक्विटी प्रोटेक्शन एक्ट के जरिए फेडरल रिजर्व बैंक के पास मॉर्गेज इंडस्ट्री को रेगुलेट करने का पूरा अधिकार था, पर फेड चेयरमैन एलन ग्रीनस्पैन ने उसका इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया। एलन ग्रीनस्पैन ने कहा, नहीं, वह रेगुलेशन है, आइडियोलॉजिकली मैं इसमें विश्वास नहीं करता। 20 साल तक रॉबर्ट गनायस्दा एक पावरफुल कंज्यूमर एडवोकेसी ग्रुप ग्रीन लाइनिंग के हेड थे। वो नियमित रूप से ग्रीनस्पैन से मिलते रहते थे। हमने उनको कंट्री वाइड और 150 अलग अलग कॉम्प्लेक्स एडजस्टेबल रेट मॉर्गेजेस का उदाहरण दिया और उन्होंने कहा, अगर आपके पास मैथ में डॉक्टरेट भी होता तब भी आप ये कभी समझ नहीं पाते कि आपके लिए कौन सा वाला अच्छा है और कौन सा नहीं। तो हमें लगा कि वह एक्शन लेने वाले हैं, पर जैसे जैसे बातचीत आगे बढ़ी यह बात साफ हो गई कि वह अपनी सोच नहीं बदलेंगे। हम ग्रीनस्पैन से 2005 में फिर से मिले। अक्सर हम उनसे एक साल में 2 बार मिलते थे और कम से कम एक बार तो मिलते ही थे। एलन ग्रीनस्पैन ने इस फिल्म के लिए इंटरव्यू देने से इनकार किया। इंस्टेंट ग्लोबल कम्युनिकेशन की इस अद्भुत दुनिया में कैपिटल की फ्री और एफिशिएंट मूवमेंट मानव इतिहास में सबसे बड़ी खुशहाली लाने में मदद कर रही है। द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने बबल के दौरान इन्वेस्टमेंट बैंक्स की कोई बड़ी तहकीकात नहीं की। 146 को सेक्शन के इन्फोर्समेंट डिवीजन से निकाल दिया गया। क्या आपने इस बात की गवाही दी है? हाँ। तो फिर मेरे ख्याल से सिस्टमेटिक कटिंग की गई है, या आप इसे जो भी कहना चाहें, पर स्टाफ के घटाने से एजेंसी और उसकी काबिलियत घटाई गई है। सेक्शन ऑफिस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट में कितने लोग रह गए थे? आपने
एक कहा था ना? हाँ, रात को घर जाते वक्त ऑफिस की लाइट्स वो खुद ही बंद करते थे। बबल के दौरान इन्वेस्टमेंट बैंक्स भरे मात्रा में उधार ले रहे थे, ज्यादा लोन्स खरीदने और ज्यादा सीडीओज बनाने के लिए। उधार लिए गए पैसे और बैंकों के अपने पैसे के बीच के रेशियो को कहा जाता था लिवरेज। बैंक जितना ज्यादा उधार लेते, उनका लिवरेज उतना ही ज्यादा होता। 2004 में गोल्डमैन सैक्स के सीईओ हेनरी पॉल्सन ने सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन को लेवरेज की लिमिट में ढील देने के लिए मना लिया, जिससे बैंकों को अपनी उधारी तेजी से बढ़ाने में मदद मिली। दी SEC ने किसी तरह इन्वेस्टमेंट बैंक्स को और ज्यादा जुआ खेलने देने का फैसला किया। वो पागलपन था। मुझे नहीं पता उन्होंने ऐसा क्यों किया, पर किया। 28 अप्रैल 2004 को ACC ने इन्वेस्टमेंट बैंक्स पर लेवरेज लिमिट्स हटाने पर विचार करने के लिए मुलाकात की। हम कह चुके हैं ये बैंक्स बहुत बड़े हैं और यही सच है, पर इसका मतलब है कि अगर कुछ भी गलत होता है तो बहुत बड़ी गड़बड़ी हो जाएगी। इन लेवल्स पर ये साफ है कि सबसे हाईली सोफिस्टिकेटेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ काम कर रहे हैं। ये वो फर्म्स है जो अमेरिका में सबसे ज्यादा डेरिवेटिव एक्टिविटी में जुटी हुई हैं। हमने उनमें से कुछ से बात की कि उनका कंफर्ट लेवल क्या है। उन फर्म्स को वाकई में लगा कि वह नंबर सही था। क्या सभी स्टाफ कमीशंस के रिकमेंड किए हुए नए नियमों को अपनाने के लिए अपना मत दे रहे हैं? हाँ। सब दे रहे हैं। फैसला हो गया। मीटिंग स्थगित की जाती है। फाइनेंशियल सिस्टम में लेवरेज का स्तर काफी डरावना हो गया था। इन्वेस्टमेंट बैंक्स 33:1 के स्तर तक लेवरेज कर रहे थे। इसका मतलब है कि उनके एसेट बेस की वैल्यू में 3% की कमी भी उन्हें दिवालिया बना सकती थी। फाइनेंशियल सिस्टम में कभी भी फटने वाला एक और टाइम बॉम्ब था। AIG, दुनिया की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी, भारी मात्रा में क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स कहलाए जाने वाले डेरिवेटिव्स बेच रही थी। वो इन्वेस्टर्स जिनके पास CDOs थे, उनके लिए क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स एक इंश्योरेंस पॉलिसी का काम करते थे। एक क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप खरीदने वाला इन्वेस्टर AIG को एक क्वार्टरली प्रीमियम भराता था और CDO के खराब हो जाने पर AIG ने इन्वेस्टर को उनके नुकसान की भरपाई करने का वादा किया था। पर रेगुलर इंश्योरेंस के विपरीत सट्टेबाज भी AIG से क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स खरीद सकते थे, उन CDOs के खिलाफ दांव लगाने जो उनके नहीं थे। इंश्योरेंस में आप सिर्फ अपनी चीजों को ही इंश्योर कर सकते हैं। मान लीजिए आपकी और मेरी एक प्रॉपर्टी है, मेरा एक अपना घर है। मैं उस घर को एक ही बार इंश्योर कर सकता हूँ, पर डेरिवेटिव्स की दुनिया में कोई भी उस घर को इंश्योर कर सकता है। तो आप उसे इंश्योर कर सकते हैं, कोई और भी ऐसा कर सकता है। मान लीजिए 50 लोग मेरे घर को इंश्योर करवाते हैं, तो क्या होगा अगर मेरा घर जल जाता है? अब सिस्टम में नुकसान की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स पर नियंत्रण नहीं था, AIG को नुकसान की भरपाई करने के लिए अलग से पैसा बचाकर नहीं रखने पड़ते थे। इसके बजाय कॉन्ट्रैक्ट्स के साइन होते ही AIG अपने एम्प्लॉइज को बड़े कैश बोनसेस देता था, पर बाद में अगर CDOs खराब हो जाते तो नुकसान की भरपाई करने की जिम्मेदारी AIG की होती। लोगों को मानो इनाम दिए जा रहे थे बड़े खतरे उठाने के लिए। अच्छे वक्त में उन्हें मिले शॉर्ट टर्म रेवेन्यूज और प्रॉफिट्स, जिसका नतीजा थे बोनसेस। पर वक्त के साथ तो उन फर्म्स का दिवालिया होना तो तय था। वह भरपाई करने का बड़ा ही अजीब सिस्टम था। लंदन में AIG के फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स डिवीजन ने बबल के दौरान $50,000 करोड़ की कीमत के क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स जारी किए, ज्यादातर उन CDOs के लिए जिनके पीछे थे सब प्राइम मॉर्गेजेस। AIGFP के 400 एम्प्लॉइज ने साल 2000 और 2007 के बीच $50,000 करोड़ कमाए। AIGFP के हेड जोसेफ कसानो ने निजी तौर पर $31.5 करोड़ कमाए। देखिए, हमारे लिए मुश्किल है बिना किसी वजह ये सोचना भी कि हम उनमें से किसी भी ट्रांजैक्शन में एक भी डॉलर का नुकसान होता हुआ देखें। 2007 में AIG के ऑडिटर्स ने चेतावनी दी। उनमें से एक जोसेफ सेंट डेनिस ने विरोध में रिजाइन कर दिया, कसानो द्वारा बार बार AIGFP के अकाउंट की जांच कराने से रोके जाने के बाद। मैं बताता हूँ उस एक इंसान के बारे में जिसे बोनस नहीं मिला जबकि बाकी सबको मिला। वे थे मिस्टर सेंट डेनिस, जिन्होंने आप दोनों को आगाह करने की कोशिश की कि आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं। उन्होंने फ्रस्ट्रेशन में काम छोड़ा और उन्हें बोनस नहीं मिला। 2005 में रघुराम राजन, जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के चीफ इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने दुनिया के सबसे एलिट बैंकिंग कॉन्फ्रेंस
एनुअल जैक्सन होल सिंपोजियम में एक पेपर पेश किया। ऑडियंस में कौन था? दुनिया के सभी सेंट्रल बैंकर्स थे। सबसे पहले तो खुद मिस्टर ग्रीनस्पैन और बेन बर्नांके, लैरी समर्स वहां थे, टिम गाइटनर भी थे। मेरे पेपर का टाइटल यह है कि क्या फाइनेंशियल डेवलपमेंट दुनिया को और खतरनाक बना रहा है, और इसका जवाब था बना रहा है। राजन के पेपर ने उन इंसेंटिव स्ट्रक्चर्स पर फोकस किया था जिनमें शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स के आधार पर बड़े कैश बोनस मिलते थे, पर बाद में होने वाले नुकसान पर कोई पेनाल्टीज नहीं लगाई जाती थी। राजन का कहना था कि यही इंसेंटिव्स बैंकर को खतरा उठाने का बढ़ावा देते थे, जिनसे आखिर में उनकी अपनी ही फार्म्स का खात्मा हो सकता था या प्योर फाइनेंशियल सिस्टम का भी। ज्यादा खतरा उठाकर परफॉर्मेंस निकलवाना आसान होता है, और इसीलिए कहीं ना कहीं उन खतरों को कॉम्पनसेट करना होता है, और वहीं से सारी लीगल एक्टिविटी शुरू होती है। राजन ने बिल्कुल सही बात की थी। उनका साफ साफ कहना था कि आप लोगों का दावा है कि आपको कम खतरे के साथ ज्यादा प्रॉफिट कमाने का तरीका मिला है। मैं कहता हूं कि आपको ज्यादा खतरे के साथ ज्यादा प्रॉफिट कमाने का तरीका मिला है, और दोनों में फर्क है। समर्स काफी कुछ बोले। उन्हें लगता था कि मैं फाइनेंशियल दुनिया में आ रहे इस बदलाव की निंदा कर रहा था, और उन्हें फिक्र थी कि अगर ये रेगुलेशन आया तो ये पूरा बदलाव पलट सकता है। उन्होंने कहा मैं प्रोग्रेस के खिलाफ हूं। शायद वो ये देखना चाहते थे कि हम उस वक्त फाइनेंशियल सेक्टर पर काबू पाने के लिए किसी तरह के नए नियम लागू ना करें। लैरी समर्स इस फिल्म के दौरान इंटरव्यू देने से मना कर दिया। आपको एक साल में एक्स्ट्रा $20 लाख मिलेंगे या $1 करोड़ मिलेंगे अपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को खतरे में डालने के लिए। आपको बिल नहीं भरना होगा, कोई और भरेगा। क्या आप यह खतरा उठाना चाहेंगे? वॉल स्ट्रीट पर काम कर रहे ज्यादातर लोगों ने कहा हाँ। ज्यादा कंपनसेशन लेवल जायज है? मेरे ख्याल से कुछ भी कहने से पहले सोचना होगा कि बहुत ज्यादा था या नहीं। हम ऐसे जज नहीं कर सकते। फ्लोरिडा में $1.4 करोड़ का एक ओशन फ्रंट होम है। सन वैली आइडाहो में एक समर वेकेशन होम है। आप और आपकी वाइफ के पास लाखों डॉलर की पेंटिंग से भरा हुआ एक आर्ट कलेक्शन है। रिचर्ड फोर्ड कभी भी ट्रेडिंग फ्लोर पे नहीं आते थे। वहाँ पर हर वक्त आर्ट एडवाइजर्स होते थे। उनका अपना प्राइवेट एलिवेटर था। वो डिस्कनेक्टेड रहने के लिए कुछ भी कर जाते थे। वो लोग एलिवेटर को चलाने के लिए टेक्नीशियंस हायर किए थे। उनका ड्राइवर पहले ही कॉल करता और एक सिक्योरिटी गार्ड उस एलिवेटर को चलने के लिए तैयार रखता। तो बस 2 या 3 सेकंड का वक्त ही होता था जब उन्हें वहाँ लोगों को देखना पड़ता था, और एलिवेटर से चले जाते थे 31st फ्लोर पर। लेमन के पास ढेर सारे कॉर्पोरेट जेट्स थे, क्या आपको ये पता है? हाँ। तो कितने जेट्स थे? 767 को मिलाकर 6 जेट्स थे, और एक हेलीकॉप्टर भी था। अच्छा, एक आदमी के लिए ये कुछ ज्यादा नहीं है? आप टाइप ए पर्सनालिटी से डील कर रहे हैं, और उन्हें लगता था वे सब जानते हैं। बैंकिंग एक बेमतलब कॉन्टेस्ट हो गया। मैं तुमसे ज्यादा बड़ा, इस तरह की बातें, बस आगे निकलने की दौड़। 5,000 करोड़ की डील्स काफी नहीं होती थी तो $10,000 करोड़ की डील करते। ये लोग खतरा मोल लेने वाले होते हैं, जज्बाती होते हैं। जोनाथन एल्बर्ट एक थेरेपिस्ट है जिनके क्लाइंट्स में कई हाई लेवल ऑल स्ट्रीट एग्जीक्यूटिव्स शामिल है। ये उनके रवैये का हिस्सा है, उनकी शख्सियत का हिस्सा है, और वो काम के बाहर भी उन पर हावी रहता है। उनके लिए बड़ी ही आम बात है बाहर जाना, स्ट्रिप बार्स में जाना, ड्रग्स इस्तेमाल करना। मैंने उनमें कोकेन का इस्तेमाल देखा है और प्रोस्टिट्यूशन का भी इस्तेमाल देखा है। हाल ही में न्यूरो साइंटिस्ट्स ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए जिसमें उन्होंने कुछ लोगों को लिया और उन्हें एक MRI मशीन के अंदर डाला, और फिर उन्हें एक गेम खेलने के लिए कहा जिसमें इनाम में पैसे मिलते, और उन्होंने देखा कि जब वह सब्जेक्ट्स पैसे कमाते तब उनके दिमाग में वही हिस्सा स्टिमुलेट होता था जो कोकेन के इस्तेमाल पर होता है। कई लोगों को लगता है कि उनका ये सब करना बहुत जरूरी होता है, बड़ा बनने के लिए, प्रमोशन के लिए, पहचान बनाने के लिए। ब्लूमबर्ग के एक आर्टिकल के मुताबिक न्यूयॉर्क के डेरिवेटिव्स ब्रोकर्स अपनी कमाई का 5% हिस्सा बिजनेस एंटरटेनमेंट पर खर्च कर देते हैं, और उसमें अक्सर शामिल होते हैं स्ट्रिप क्लब्स, प्रोस्टिट्यूशन और ड्रग्स। न्यूयॉर्क के एक दलाल ने 2007 में अपनी फर्म के खिलाफ एक मुकदमा दायर किया। आरोप लगाया कि उसे व्यापारियों का मनोरंजन करने के लिए वेश्याओं को बनाए रखने की आवश्यकता थी। उन्हें जरा भी फिक्र नहीं होती कि इनके इस बर्ताव का क्या असर होगा सोसाइटी पर, फैमिली पर। उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती एक प्रोस्टिट्यूट के पास जाने के बाद घर पर अपनी वाइफ के पास जाने में। क्रिस्टीन डेविस अपने हाई राइज अपार्टमेंट से एक एलीट प्रोस्टिट्यूशन रिंग चलाती थी।
वो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज से बस कुछ ही ब्लॉक्स की दूरी पर था। कितने कस्टमर्स आते थे? उस वक्त करीब 10,000 हो जाते थे। उनमें से वॉल स्ट्रीट वाले कितने होते थे? हायर एंड क्लाइंट्स में से करीब 40 से 50%। और क्या सभी मेजर वॉल स्ट्रीट फर्म से ही आते थे? गोल्डमैन सैक्स, लेमन ब्रदर्स, हाँ सभी आते थे। मॉर्गन स्टैनली ये सब थोड़ा कम करते थे शायद, और मेरे ख्याल से गोल्डमैन वाले ये ज्यादा करते थे। कई क्लाइंट्स मुझे कॉल करके पूछते थे, क्या तुम लड़की के साथ मेरे लिए एक लैम्बोर्गिनी भी अरेंज कर दोगी? वो लोग कॉर्पोरेट का पैसा उड़ा रहे थे। मेरे पास अलग अलग फाइनेंशियल फर्म्स की कई ब्लैक कार्ड्स थे। खर्च की डिटेल्स के नाम पर वो बताते थे कंप्यूटर रिपेयर, ट्रेडिंग रिसर्च, मार्केट कंप्लायंस का कंसल्टेशन। वो बस एक लेटर हेड देकर कहते थे अपना इनवॉइस बना लो। अच्छा, बर्ताव का ये पैटर्न फर्म के सीनियर मैनेजमेंट तक फैला हुआ है? बिल्कुल फैला है। हाँ, मुझे लगता नहीं, मुझे पता है। मेरे ख्याल से ये ऊपर तक फैला हुआ है। एक बड़े फाइनेंशियल प्रेजेंस वाली कंपनी से जुड़े हुए मेरे एक दोस्त ने कहा, वक्त आ गया है कि तुम सब प्राइम मॉर्गेजेस के बारे में जानो। इसलिए उसने अपनी ट्रेडिंग डेस्क और मेरी एक मीटिंग रखी, और ये काम करने वाला टीची एकदम से एक्साइट हो गया। जल्दी से अपने कंप्यूटर के पास गया और महज 3 सेकंड में उसने उस पर एक गोल्डमैन सैक्स इश्यूज ऑफ सिक्योरिटीज का पेज खोला। मेरे सामने तबाही का मंजर था। लेनदारों ने घर की कीमत का औसतन 99.3% उधार लिया था। इसका मतलब घर में उनके पैसे नहीं लगे थे। अगर कोई गड़बड़ हो जाती तो वो बस घर छोड़कर निकल जाते। इस तरह का लोन तो कोई नहीं लेता, है ना? ऐसा कोई पागल ही करेगा। पर किसी तरह करीब 8,000 लोन्स लिए गए थे, और जब तक गोल्डमैन सैक्स और रेटिंग एजेंसीज की इस मिली भगत को कोई पकड़ पाता, उनमें से 2/3 लोन्स को AAA रेटिंग मिल चुकी थी। इसका मतलब उन्हें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जितना सेफ बताया गया था। ये पागलपन है। गोल्डमैन सैक्स ने 2006 के पहले हिस्से में कम से कम $310 करोड़ के टॉक्सिक सीडीओज बेचे। उस वक्त गोल्डमैन सैक्स के सीईओ थे हेनरी पॉल्सन, वॉल स्ट्रीट पर सबसे ज्यादा वेतन पाने वाले सीईओ। गुड मॉर्निंग, व्हाइट हाउस में आपका स्वागत है। हेनरी पॉल्सन को सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी के लिए नॉमिनेट कर रहा हूँ। इनके पास बेइंतहा बिजनेस एक्सपीरियंस और फाइनेंशियल मार्केट की गहरी समझ है। वह अपने ऊंचे ख्यालात और ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं। आपको लगेगा कि पॉल्सन के लिए एक मामूली मीगर गवर्नमेंट सैलरी से एडजस्ट करना मुश्किल हुआ होगा, पर ट्रेजरी सेक्रेटरी की इस नौकरी को स्वीकारना उनकी जिंदगी का सबसे अच्छा फाइनेंशियल फैसला था। पॉल्सन को $48.5 करोड़ के अपने गोल्डमैन स्टॉक्स बेचने पड़े जब वो गवर्नमेंट के लिए काम करने गए, पर पहले प्रेसिडेंट बुश द्वारा लागू किए हुए एक कानून की वजह से उन्हें बेचे गए स्टॉक्स पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ा। इससे उनके $5 करोड़ बच गए। 2007 में एलन स्लोअन ने पॉल्सन के सीईओ के रूप में आखिरी महीनों के दौरान जारी किए गए सीडीओज के बारे में एक आर्टिकल पब्लिश किया था। वो आर्टिकल 2007 के अक्टूबर में छपा था। तब तक 1/3 मॉर्गेजेस डिफॉल्ट हो चुके थे। अब उनमें से ज्यादातर जा चुके हैं। एक ग्रुप जिन्होंने ये अब बेकार हो चुकी सिक्योरिटीज खरीदी थी, वो था मिसिसिपी का पब्लिक एम्प्लॉयज रिटायरमेंट सिस्टम, जो 80,000 से भी ज्यादा रिटायर हुए लोगों को हर महीने पेंशन देता है। उन्हें लाखों डॉलर का नुकसान हुआ और अब वो गोल्डमैन सैक्स पर मुकदमा कर रहे हैं। दो 2006 के अंत तक गोल्डमैन चीजों को एक और कदम आगे ले गए। उसने न सिर्फ टॉक्सिक सीडीओज बेचे, बल्कि उनके खिलाफ दाव लगाने भी शुरू कर दिया, अपने कस्टमर्स को यह कहते हुए कि वो हाई क्वालिटी इन्वेस्टमेंट्स है। AIG से क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स खरीदकर गोल्डमैन उन सीडीओज के खिलाफ दाव लगा सकता था जो उसके नहीं थे, और उन सीडीओज के फेल होने पर उसे पैसे मिलते। मैंने उनसे पूछा, अगर किसी ने कस्टमर्स को कॉल करके ये कहा अब हमें इस तरह का मॉर्गेज अच्छा नहीं लग रहा और हमें लगा आपको ये पता होना चाहिए, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, पर मैं फोन पर उनकी हंसी महसूस कर पा रहा था। गोल्डमैन सैक्स AIG से कम $2,200 करोड़ के क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स खरीदे थे। रकम इतनी बड़ी थी कि गोल्डमैन को एहसास हुआ कि शायद AIG इससे बैंकरप्ट हो सकता है। इसलिए उन्होंने $15 करोड़ खर्च करके खुद को AIG के होने वाले खात्मे से इंश्योर करवा लिया। फिर 2007 में गोल्डमैन ने हद पार कर दी।
उन्होंने खास डिजाइन किए हुए सीडीओज बेचना शुरू किया ताकि जितना ज्यादा पैसा उनके कस्टमर्स गवाते उतना ही ज्यादा पैसा गोल्डमैन सैक्स के पास आता। गोल्डमैन सैक्स के सीईओ और उसके सभी सीनियर एग्जीक्यूटिव्स ने इस फिल्म के लिए इंटरव्यू देने से इनकार किया। आपने टिम्बरवुल्फ के साथ $6 करोड़ की सिक्योरिटीज बेची। उन्हें बेचने से पहले आपकी सेल्स टीम एक दूसरे से यह कह रही थी, यार वह टिम्बरवुल्फ तो एक बेकार डील है। यह मुझे लेट जून में एक ईमेल में आया था। हाँ, वो भी और आपने ट्रांजैक्शन टिम्बरवुल्फ के बेची। बाद। नहीं, आपने उसके बाद भी टिम्बरवुल्फ बेचे थे। हमने उसके बाद ट्रेड्स किए थे। हाँ, ओके। अगला ईमेल है, ये देखिए, जुलाई 1, सेल्स फोर्स को कहा गया है अभी टॉप प्रायोरिटी है टिम्बरवुल्फ। आपकी टॉप प्रायोरिटी बेचना है वह बेकार डील। अगर आप अपने क्लाइंट के हित में नहीं सोच रहे तो क्या आपका फर्ज नहीं है कि आप अपने क्लाइंट को बताएं, उसे अपने असली इरादों के बारे में बताएं? यह मेरा सवाल है। मिस्टर चेयरमैन, मैं बस नहीं, आप समझने की समझते कोशिश हैं और कर आप रहा जवाब हूँ नहीं कि देना चाहते। क्या आप मानते हैं कि अपने क्लाइंट्स की भलाई के लिए काम करना आपका फर्ज है? देखिए सेनेटर, मैं फिर से कहता हूँ, हमारा फर्ज है अपने क्लाइंट्स की सेवा करना और उन्हें ट्रांजैक्शन के दाम दिखाना जो कि वो खुद देखना चाहते हैं। उन सिक्योरिटीज को बेचने के बारे में आपका क्या ख्याल है जिन्हें आपके अपने लोग कहते हैं कचरा? आपको यह बॉदर करता है? अगर मुझे बॉदर करता, सिर्फ ऐसा सोच तो बाकी नहीं, ऐसा हुआ था। तो फिर आज मुझे हमने ये सुना। नहीं पता। आज हमने ये सुना, यह एक बेकार डील है। आज मैंने ऐसा कुछ नहीं सुना जिससे मुझे ये लगे कि कुछ गलत हुआ था। क्या यह गलत बात नहीं है कि जब आप किसी को कुछ बेचते हैं और फिर उसी सिक्योरिटी पर दांव लगाने में लग जाते हैं और आप यह बात उसे बताते तक नहीं जिसे आप वह बेच रहे हैं? क्या आपको यह प्रॉब्लम नजर नहीं आती? मार्केट बढ़ाने के नाते देखा जाए तो ये गलत बात नहीं है। जब आपने अपने ही एम्प्लॉइज को इन ईमेल्स में कहते हुए सुना, यार बेकार डील है, यह तो एकदम कचरा है, आपको कुछ महसूस हुआ? मुझे लगा उन्हें ईमेल नहीं करना चाहिए था और बहुत ही गलत था और मैं वो ईमेल प्लीज में? मुझे गलत मत या आप समझिएगा। क्या कह रहे हैं? मुझे लगता है किसी का ये कहीं भी कहना बहुत ही गलत था। क्या आपको लगता है कि आपके कंपटीटर्स भी इसी तरह की गतिविधियों में लगे हुए थे? हाँ, और ज्यादातर मामलों में तो हमसे कहीं ज्यादा। हेज फंड मैनेजर जॉन पॉल्सन ने मॉर्गेज मार्केट के खिलाफ दाव लगाकर $1200 करोड़ कमाए थे। जब जॉन पॉल्सन के पास दाव लगाने के लिए मॉर्गेज सिक्योरिटीज खत्म हो गई, तब उन्होंने गोल्डमैन सैक्स और डूश बैंक के साथ काम करके और सिक्योरिटीज बना डाली। मॉर्गन स्टैनली भी वो मॉर्गेज सिक्योरिटीज बेच रहे थे जिनके खिलाफ वो दाव लगा रहे थे, और अब उनके खिलाफ वर्जिन आइलैंड के गवर्नमेंट एम्प्लॉयज रिटायरमेंट फंड ने धोखाधड़ी का मुकदमा दायर किया है। मुकदमे का आरोप है कि मॉर्गन स्टैनली को पता था कि वो सीडीओज कबाड़ थे, हालांकि उनकी रेटिंग AAA थी। मॉर्गन स्टैनली ने दाव लगाया था कि वो फेल होंगे। 1 साल बाद मॉर्गन स्टैनली ने लाखों करोड़ों डॉलर बना लिए थे, जबकि इन्वेस्टर्स तकरीबन अपना सारा पैसा खो दिया था। गोल्डमैन सैक्स, जॉन पॉल्सन और मॉर्गन स्टैनली अकेले नहीं थे। हेज फंड स्ट्राइकेडिया और मैग्नेटर ने उन सीडीओज के खिलाफ दाव लगाकर करोड़ों कमाए थे जो उन्होंने मेरिल लिंच, जेपी मॉर्गन और लेमन ब्रदर्स के साथ डिजाइन किए थे। उन सीडीओज को सेफ इन्वेस्टमेंट कहकर कस्टमर्स को बेचा गया था। आपको लग रहा होगा पेंशन फंड्स वालों को कहना चाहिए था यह तो सब प्राइम है, हम इन्हें क्यों खरीद रहे हैं? पर जो मूडीज एंड स्टैंडर्ड एंड पुअर्स में थे उनका कहना था वह AAA है। इनमें से कोई भी सिक्योरिटी अच्छे रेटिंग एजेंसी के अनुमति के बिना जारी नहीं की गई थी। तीनों रेटिंग एजेंसीज यानी मूडीज, S&P और फीच ने रिस्की सिक्योरिटीज को ऊंचे रेटिंग्स देकर करोड़ों डॉलर कमाए थे। सबसे बड़ी रेटिंग एजेंसी मूडीज ने 2000 और 2007 के बीच अपने मुनाफे को चौगुना कर लिया था। मूडीज और S&P को रेटिंग रिपोर्ट्स देने के लिए पैसे दिए जाते थे और वो जितनी ज्यादा स्ट्रक्चर्ड सिक्योरिटीज को AAA रेटिंग देती, उस क्वार्टर में उनकी कमाई उतनी ही ज्यादा होती। अगर आप मीडिया के पास जाकर कहते हैं कि एक पॉजिटिव स्टोरी लिखने के लिए एक अच्छी रकम दूंगा, अगर आपने नहीं लिखा तो कुछ नहीं दूंगा। वो रेटिंग एजेंसी इस पार्टी को रोककर ये कह सकती थी कि माफ करना, हम अपने सैंडर्स में सख्ती लाने जा रहे हैं, और फिर वहीं के वहीं खतरनाक कर्जदारों को मिलने वाली फंडिंग रोक देते थे। AAA रेटेड इंस्ट्रूमेंट्स जो कभी बस मुट्ठी भर थे, वह अब हजारों की तादाद में बढ़ गए। सैकड़ों अरबों डॉलर्स को रेट किया जा रहा था। अब हर साल। हाँ। अब मैं
क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के मामले में कांग्रेस के दोनों सदनों के सामने गवाही दे चुका हूं और दोनों ही बार उन्होंने अपने फर्स्ट अमेंडमेंट लॉयर को आगे करके यह बहस की कि जब हम कहते हैं कि किसी की रेटिंग AAA है तो वह सिर्फ हमारी राय है, आपको इस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। क्या आप समझ पा रहे हैं? S&P की रेटिंग सिर्फ हमारी राय बताती है। हमारी रेटिंग सिर्फ राय है। राय है, वह सिर्फ कुछ राय है। हम बस इस बात पर जोर देना चाहते हैं कि हमारी रेटिंग सिर्फ राय है। उन्होंने हमारे साथ अपनी राय शेयर नहीं की। उन सभी ने इस फिल्म के लिए इंटरव्यू देने से इनकार किया। वो ना तो किसी सिक्योरिटी के मार्केट वैल्यू की बात करते हैं, ना उसकी कीमत के उतार चढ़ाव की, और ना ही उसके अच्छे इन्वेस्टमेंट के काबिल होने की। पार्ट 3, द क्राइसिस। कई सारे इकोनॉमिस्ट ये कह रहे हैं कि ये एक बबल है और ये फटने वाला है और ये इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ी मुसीबत होने वाली है। कुछ का कहना है कि किसी भी वक्त मंदी की वजह भी बन सकती है। बुरा से बुरा क्या होगा अगर सच में ये दिखने लगे कि पूरे देश में कीमतों में भारी गिरावट आ रही है। आपकी इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। ऐसा होना लगभग नामुमकिन है। आज तक देश भर में कभी भी एक साथ घरों की कीमतों में गिरावट नहीं आई है। फरवरी 2006 में बेन बर्नानकी फेडरल रिजर्व बोर्ड के चेयरमैन बने। वो साल जिसमें सब प्राइम लेंडिंग सबसे ज्यादा हुई। पर कई चेतावनी के बावजूद बर्नानकी और फेडरल रिजर्व बोर्ड ने कुछ नहीं किया। बेन बर्नानकी इंटरव्यू देने से इनकार किया। बर्नानकी के चेयरमैन बनने के बाद रॉबर्ट गनेज़दा 3 बार बेन बर्नानकी और फेडरल रिजर्व बोर्ड से मिले। सिर्फ आखिरी मीटिंग में उन्होंने यह कहा कि कोई प्रॉब्लम है और गवर्नमेंट को उस पर गौर करना चाहिए। ये कब था? कौन से साल में? 2009 मार्च 11th DC। इसी साल जब हम मिले। हाँ। तो पिछले 2 साल में भी आप उनसे मिलने गए थे? 2008 में भी? हाँ। बर्नानकी के नीचे काम करने वाले 6 फेडरल रिजर्व बोर्ड गवर्नर्स में से एक थे फ्रेडरिक मिश्किन, जिन्हें 2006 में प्रेसिडेंट बुश ने नियुक्त किया था। क्या आप उन सेमी एनुअल मीटिंग्स में शामिल थे जो रॉबर्ट गनाइज़दा और ग्रीन लाइनिंग ने फेडरल रिजर्व बोर्ड के साथ की थी? हाँ, मैं था। मैं दरअसल उस कमेटी में था जो उसमें इन्वॉल्व्ड थी, द कंज्यूमर कम्युनिटी अफेयर्स कमेटी। उन्होंने बड़े साफ तरीके से चेतावनी दी थी कि क्या हो रहा है, और वो फेडरल रिजर्व बोर्ड के पास उस वक्त बनाए जा रहे लोन्स के सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ आए थे और उनकी बात अच्छे से सुनी गई और कुछ नहीं किया गया। हाँ, तो फिर से मैं सारे डिटेल्स नहीं जानता था वो क्या था। दरअसल मुझे नहीं पता। उन्होंने जो भी इंफॉर्मेशन दी थी मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। एक्चुअली सच कहूं तो मुझे सब पूरी तरह से याद नहीं था, पर कुछ भी इश्यूज तो थे जिनकी बात हो रही थी। पर फिर सवाल यह है कि वो कितने बड़े थे। आपने देखने की कोशिश क्यों नहीं की? आई थिंक लोगों ने देखा था। हमने कुछ लोगों को हमने बहुत सारे लोगों को इस काम में ये सच नहीं हो सकता। अगर आपने देखा होता तो कुछ ना कुछ मिला होता। वैसे ये कहना बहुत ही आसान है कि कुछ ना कुछ मिल गया होता। साल 2004 में ही FBI ने मॉर्गेज फ्रॉड की महामारी की चेतावनी दी थी। उन्होंने बढ़ा चढ़ाकर की गई मूल्यांकन, फर्जी लोन डॉक्यूमेंटेशन और दूसरी धोखाधड़ी वाली गतिविधियों की रिपोर्ट दी थी। 2005 में IMF के चीफ इकोनॉमिस्ट रघुराम राजन ने चेतावनी दी थी कि खतरनाक इंसेंटिव से मुसीबत आ सकती है। फिर 2006 में आई नॉरियल रुबीनी की चेतावनी। फिर 2007 में फॉर्च्यून मैगजीन और वॉशिंगटन पोस्ट में आए एलन स्लोअन के आर्टिकल्स और IMF की बार बार आने वाली चेतावनी। मैंने हमारे इंस्टीट्यूशन की तरफ से ये कहा, जो संकट हमारे सामने है वो एक बहुत बड़ा संकट है। आपने किससे बात की थी? गवर्नमेंट ट्रेजरी फैड सभी से। मई 2007 में हेज फंड मैनेजर बिल एक्मन ने एक प्रेजेंटेशन सर्कुलेट किया। किसके हाथ में है बैग, जिसमें बताया गया था कि वो बबल कैसे खुलेगा। और 2008 की शुरुआत में चार्ल्स मॉरिस ने आने वाले संकट के बारे में अपनी किताब पब्लिश की। अगर आप श्योर ही नहीं हैं तो आप क्या करेंगे? हो सकता है आपको शक हो कि इंश्योरेंस के स्टैंडर्ड्स कमजोर किए जा रहे हैं, पर फिर सवाल आता है क्या आपको इस बारे में कुछ करना चाहिए? 2008 तक होम फोरक्लोजर्स आसमान छू रहे थे और सिक्योरिटाइजेशन फूड चेन बिखर गई। लेनदार अब अपने लोन्स इन्वेस्टमेंट बैंक्स को नहीं बेच सकते थे और जैसे जैसे लोन्स खराब होते गए दर्जनों लेनदार बेकार हो गए। सिटी बैंक के
चक प्रिंस ने एक बार कहा था कि हमें तब तक नाचना है जब तक म्यूजिक बंद नहीं होता। जब उन्होंने ये कहा था तब तक म्यूजिक ऑलरेडी बंद हो चुका था। सीडीओज का बाजार बिखर गया, जिससे इन्वेस्टमेंट बैंक्स के पास रह गए सैकड़ों करोड़ों डॉलर के लोन्स, सीडीओज और रियल एस्टेट, जिसे वो बेच नहीं सकते थे। जब संकट शुरू हुआ तब बुश एडमिनिस्ट्रेशन और फेडरल रिजर्व दोनों ही उसे समझने में नाकाम थे और वह उसकी हद को नहीं समझ रहे थे। वो कौन सा पल था जब आपको ये ख्याल आया ये खतरनाक है, ये बुरा है? मुझे अच्छी तरह याद है। मेरे ख्याल से वो फरवरी 2008 की G7 मीटिंग में था और मुझे हॉन्ग पॉल्सन के साथ ये मुद्दा डिस्कस करना याद है। और मुझे अच्छी तरह याद है मैंने हॉन्ग से कहा था, हम एक सुनामी को आते हुए देख रहे हैं और आप बस ये कह रहे हैं कि हम ये पूछें कि हम कौन सा स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनने वाले हैं। उनका जवाब क्या था? उनकी फीलिंग्स क्या थी? सब कुछ काफी कंट्रोल में है। हाँ, हम इस सिचुएशन पर नजर रख रहे हैं और हाँ, सब कंट्रोल में है। हम तरक्की कर रहे हैं, ओके? और जाहिर है अगर तरक्की कर रहे हैं तो रिसेशन है ही नहीं, राइट? ये बात तो हम सब जानते हैं। असल में पॉल्सन की इस बयान के 4 महीने पहले रिसेशन शुरू हो चुका था। बस कुछ ही दिनों में वॉल स्ट्रीट का एक खंभा गिर गया। मार्च 2008 में इन्वेस्टमेंट बैंक बेयर स्टर्न्स के पास कैश खत्म हो गया और जेपी मॉर्गन चेज ने उसे $2 प्रति शेयर के हिसाब से हासिल कर लिया। इस डील को फेडरल रिजर्व की तरफ से $3,000 करोड़ की इमरजेंसी गारंटीज दी गई थी। ये वो वक्त था जब एडमिनिस्ट्रेशन सामने आ सकता था और अलग अलग तरीके अपना सकता था जिससे सिस्टम पर आने वाला खतरा कम हो जाता। मुझे कुछ संस्थाओं से यह जानकारी मिल रही है कि यह अंत नहीं है, अभी तो और मुसीबतें आनी बाकी हैं। मैं उन इन्वेस्टमेंट बैंक्स को फेड और एसईसी के साथ काम करते हुए देखा है, अपनी लिक्विडिटी को मजबूत करने के लिए, अपने कैपिटल पोजीशंस को सुधारने के लिए। मुझे हर वक्त रिपोर्ट्स मिलते रहते हैं। हमारे रेगुलेटर्स बहुत सतर्क हैं। सितंबर 7, 2008 को हेनरी पॉल्सन ने फैनी में और फ्रेडी मैक के फेडरल टेकओवर का ऐलान किया, 2 बड़े मॉर्गेज लेंडर्स जो बंद होने की कगार पर थे। हमारे आज के एक्शंस का मतलब यह नहीं कि हमने हाउसिंग करेक्शन या बाकी यूएस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की ताकत के लिए अपना नजरिया बदल दिया है। 2 दिन बाद लेमन ब्रदर्स ने $320 करोड़ के घाटे का ऐलान किया और उनके स्टॉक्स की कीमत गिर गई। सितंबर में लेमन और एआईजी में कुछ हुआ, वो एक सरप्राइज ही था। I mean, वो जुलाई के बाद और फैनी और फ्रेडी के बाद हुआ था, तो जाहिर है सितंबर में कुछ तो हुआ था, कुछ बड़ा, जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। आप जो कह रहे हैं वह सही है। बेयर स्टर्न्स के उसके बैंकक्रप्ट होने से 1 महीने पहले AAA रेटिंग मिली थी? नहीं, वो A2 थी। A2? हाँ। अच्छा, A2 भी तो बैंकक्रप्ट नहीं होता। नहीं, वो एक हाई इन्वेस्टमेंट ग्रेड है, एक सॉलिड इन्वेस्टमेंट ग्रेड रेटिंग। लीमन ब्रदर्स A2 फेल होने के कुछ ही दिनों बाद AIG AA जमानत मिलने के कुछ दिनों में ही फैनी मे और फ्रेडरिक मैक AAA थे जब उन्हें बचाया गया था। सिटी ग्रुप, मेरिल, सभी के पास इन्वेस्टमेंट ग्रेड रेटिंग्स थी। ये कैसे हो सकता है? ये अच्छा सवाल है। बहुत ही अच्छा सवाल है। ऐसा कोई वक्त नहीं था जब एडमिनिस्ट्रेशन ने कभी बड़े इंस्टीट्यूशन के पास जाकर कहा हो, मामला सीरियस है, हमें अपनी स्थिति बताओ, कोई बकवास नहीं। तो फिर सच क्या है? वैसे ये काम तो रेगुलेटर का है। उनका काम है इन अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के एक्सपोजर अक्रॉस को समझना और उनमें बहुत ही अच्छी समझ होती है, जो मेरे ख्याल से संकट के बढ़ते बढ़ते और अच्छी होती गई। माफ करना, लेकिन ये बिल्कुल भी सच नहीं है। क्या मतलब कि ये सच नहीं है? अगस्त 2008 में क्या आपको पता था लेमन ब्रदर्स, मर्लिन लिंच, AIG की क्या क्रेडिट रेटिंग थी? और क्या आपको लगता है वो सही थी? वेल, उस वक्त तक तो ये बात साफ हो गई थी कि पहले वाली क्रेडिट रेटिंग सही नहीं थी, क्योंकि उन्हें डाउनग्रेड किया गया था। नहीं, बिल्कुल नहीं।
लेकिन इंडस्ट्री के मामले में कुछ डाउनग्रेडिंग तो हुई थी और उनके स्टॉक प्राइसेस भी थोड़ा कुछ बहुत नहीं, उन सभी फर्म्स को कम से कम A2 रेटिंग दी गई थी उनके बचाए जाने से कुछ दिन पहले तक। तो देखिए, फिर मेरे पास इस इशू पर आपके सवाल का जवाब देने जितनी जानकारी नहीं है। गवर्नर फ्रेड मिश्किन रिजाइन कर रहे हैं अगस्त 31 को। उनका सोचना है वो कोलंबिया के ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस में अपनी टीचिंग पोस्ट पर लौट जाएं। आपने अगस्त 2008 में फेडरल रिजर्व क्यों छोड़ दिया, वो भी सबसे बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस के बीच में? हाँ, वो तो मुझे एक टेक्स्ट बुक पर काम करना था। उनके जाने से फेड बोर्ड की 7 में से 3 सीटें खाली रह गई है, ठीक उस वक्त जब इकोनॉमी को इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। मुझे यकीन है आपकी टेक्स्ट बुक जरूरी है और काफी पढ़ी जाती है। अगस्त 2008 में दुनिया में उससे भी ज्यादा जरूरी चीजें हो रही थी, आपको नहीं लगता? फ्राइडे 12 सितंबर तक लीमन ब्रदर्स के पास कैश खत्म हो गया था और पूरी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इंडस्ट्री तेजी से डूब रही थी। पूरे ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम की स्थिरता खतरे में थी। उस वीकेंड पर हेनरी पॉल्सन और न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व के प्रेसिडेंट टिमोथी गेटन ने सभी बड़े बैंक्स के सीईओ के साथ एक इमरजेंसी मीटिंग रखी, लीमन को बचाने की कोशिश में। पर लीमन अकेला नहीं था। मेरिल लिंच, एक और बड़ा इन्वेस्टमेंट बैंक भी तबाह होने की कगार पर था और उसी संडे पर उसे बैंक ऑफ अमेरिका ने हासिल कर लिया। इकलौता बैंक जिसे लीमन को खरीदने में दिलचस्पी थी वो था ब्रिटिश फर्म बार्कलेज। पर ब्रिटिश रेगुलेटर्स ने अमेरिकन गवर्नमेंट से एक फाइनेंशियल गारंटी की मांग की। पॉल्सन ने इनकार कर दिया। ना लीमन और ना ही फेडरल गवर्नमेंट ने बैंकरप्सी के लिए कोई तैयारी की थी। हम सब एक येलो टैक्सी में बैठे और सीधे फेडरल रिजर्व बैंक चले गए। वो चाहते थे कि बैंकरप्सी केस 14 सितंबर की आधी रात से पहले शुरू हो जाए। हम ये कहते रहे कि ये एक बहुत ही भयानक इवेंट होगा और मैंने तो उसे आर्मागेडन भी कह डाला। क्या उन्होंने अपने दिए गए सुझाव के असर के बारे में जरा भी सोचा था? बाजार पर उसका असर बहुत बड़ा होने वाला था। आपने ये कहा? जी हाँ, उन्होंने बस इतना कहा कि उन्होंने हमारी कही हर बात पर गौर किया और उनका भी यही मानना था कि मार्केट्स को शांत करने के लिए बहुत ही जरूरी था कि लीमन बैंकरप्सी जाहिर कर दे। मार्केट शांत करने के लिए आपको पहली बार कब बताया गया लीमन बैंकरप्ट होने वाला है? होने के बाद। होने के बाद। वाओ, ओके। और आपको जब पता चला आपका रिएक्शन क्या था? बाप रे। पॉल्सन और बनानकी ने दूसरे गवर्नमेंट्स के साथ सलाह मशवरा नहीं किया था और वो फॉरेन बैंकरप्सी लॉज के नतीजे नहीं समझ रहे थे। लंदन ने आज भी अपने ऑफिस को खाली करना जारी रखा। ब्रिटिश कानून के तहत लीमैन के लंदन ऑफिस को फौरन बंद कर देना पड़ा। सारे ट्रांजैक्शन ठप हो गए और ऐसे तो हजारों ट्रांजैक्शंस थे। वो हेज फंड्स जिन्होंने अपने लंदन वाले लेमन में रखे थे, उन्हें रातों रात ये बुरी खबर मिली कि अब उन्हें वो एसेट्स वापस नहीं मिलेंगे। अरे उधर क्या कर रहे हो? पूरे हब का एक पॉइंट फेल हो गया था और उसका पूरे सिस्टम पर भयानक असर हुआ था। रफली $750 बिलियन के खराब लोन्स को मनी मार्केट फंड ने खारिज कर दिया, जिन्हें अब दिवालिया हुए लेमन ब्रदर्स ने इशू किया था। लीमैन के फेलियर की वजह से कमर्शियल पेपर मार्केट में भी गिरावट आई, जिस पर कई कंपनीज अपने ऑपरेटिंग खर्चों के लिए निर्भर करती थी, जैसे कि पेरोल। शायद उन्हें एम्प्लॉइज को निकालना पड़ेगा, वो पार्ट्स नहीं खरीद सकते। सारा बिजनेस जैसे ठप हो गया है। अचानक लोग कहने लगे हम किस पर भरोसा करें? अब ऐसा कुछ भी नहीं है जिस पर हम भरोसा कर सके। उसी हफ्ते AIG पर क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स होल्डर के $1300 करोड़ बकाया थे और उसके पास पैसा नहीं था। AIG एक और हब था। अगर AIG बंद हो जाता तो शायद सभी कंपनीज को बंद हो जाना पड़ता। 17 सितंबर AIG को गवर्नमेंट ने अपने नियंत्रण में ले लिया और एक दिन बाद पॉल्सन और बनानकी ने बैंकों को उबरने के लिए कांग्रेस से $70,000 करोड़ मांगे। हमें और भी सावधानी के साथ उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसे ना करने पर एक भयानक फाइनेंशियल तबाही होगी। डरावना मंजर था, पूरा सिस्टम ठप पड़ गया था। फाइनेंशियल सिस्टम का हर हिस्सा, क्रेडिट सिस्टम का हर हिस्सा, कोई पैसा उधार नहीं ले सकता था। लग रहा था जैसे ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम को दिल का दौरा पड़ गया था। मैं वह ठीक कर रहा हूँ जिसकी वजह मैं नहीं। मैं जिन मुसीबतों से निपट रहा हूँ वह उन चीजों का नतीजा है जो कई साल पहले की गई थी। सेक्रेटरी पॉल्सन अपनी बातें सामने रखते गए और यह सब होने की असली वजह बताते रहे और वो बहुत सारी थी। सच सामने लाए तो मुझे नहीं लगता आप कोई मजाक नहीं कर रहे हैं, है ना? मैं मजाक नहीं कर रहा। आप चाहते क्या है? आपको मेरी किस बात से लगा ये मजाक है? वो सबसे आगे थे क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स पर
रेगुलेशन लागू होने के रुकवाने में और साथ ही इन्वेस्टमेंट बैंक्स पर लगी लीवरेज लिमिट्स हटवाने में भी। हाँ, पर इसमें क्या? उन्होंने इन बातों का जिक्र किया था। मैंने तो कभी उन्हें ये बताते हुए नहीं सुना। हम इसे बंद कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए? हेनरी पॉल्सन ने इस फिल्म के लिए इंटरव्यू देने से इनकार किया। जब AIG को जमानत देकर बचाया गया तो उसके क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स के ओनर्स, जिनमें सबसे आगे था गोल्डमैन सैक्स, उनको अगले दिन $6,100 करोड़ दे दिए गए। पॉल्सन, बेर्नांके और टीम गाइटनर ने कम कीमतों पर बातचीत करने के वजह AIG को डॉलर पर 100 सेंट के भुगतान करने के लिए मजबूर किया। आखिरकार AIG बेल आउट से टैक्स पेयर्स को $15,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ। $16,000 करोड़ AIG के जरिए गए, $1,400 करोड़ गोल्डमैन सैक्स के पास गए। उसी दौरान पॉल्सन और गाइटनर ने AIG को गोल्डमैन और दूसरे बैंकों पर धोखाधड़ी के लिए मुकदमा करने का अपना अधिकार छोड़ देने पर मजबूर किया। किसी को ये अजीब नहीं लगा कि जो शख्स इस संकट से निपटने का इंचार्ज था वो गोल्डमैन सैक्स का पुराना CEO था, वो जिसका ये संकट लाने में बड़ा हाथ था। मेरे ख्याल से यह कहना सही होगा कि आजकल के फाइनेंशियल मार्केट बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। उन्हें अर्जेंटली पैसों की जरूरत थी। 4 अक्टूबर 2008 को प्रेसिडेंट बुश ने एक $70,000 करोड़ का बेल आउट बिल पर हस्ताक्षर किए, पर दुनिया के स्टॉक मार्केट्स में गिरावट जारी रही। साथ ही अब ग्लोबल रिसेशन के आने का डर भी था। बेल आउट कानून से ले ऑफ्स और फोरक्लोजर्स की लहर को रोकने में कोई मदद नहीं मिली थी। अमेरिका और यूरोप में बेरोजगारी का दर तेजी से 10% तक बढ़ गया। रिसेशन बढ़ता गया और पूरी दुनिया में फैलने लगा। मुझे बहुत डर लगने लगा था क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था कि पूरी दुनिया पर मुसीबत आएगी, वह भी एक साथ एक वक्त पर। दिसंबर 2008 तक जनरल मोटर्स और क्राइसलर बैंक्रप्सी का सामना कर रहे थे, और जैसे जैसे अमेरिकन कंज्यूमर ने अपने खर्चे कम किए, चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स की सेल्स में गिरावट आई। चाइना में 1 करोड़ से ज्यादा माइग्रेंट वर्कर्स को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। हमेशा की तरह सबसे बड़ी कीमत गरीब लोगों ने ही चुकाई। यहाँ पर हम ज्यादा पैसा कमा सकते हैं, जैसे 70 या 80 US डॉलर्स हर महीने। गांव में किसान का काम करके हम इतना ज्यादा पैसा नहीं कमा सकते। यहाँ वर्कर्स गांव में रह रहे अपने परिवारों को अपनी पूरी सैलरी भेज देते हैं। यह संकट अमेरिका में शुरू हुआ। हम सबको पता है कि वह अब चाइना में भी आएगा। कुछ फैक्ट्रीज अपने कुछ वर्कर्स को निकालने की कोशिश करेगी। कुछ लोग गरीब हो जाएंगे क्योंकि उनकी नौकरी छीन ली जाएगी। उनकी जिंदगी और मुश्किल हो जाएगी। हम 20% के दर पर ग्रो कर रहे थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था, और फिर अचानक ही इस क्वार्टर में हम -9 पर आ गए। एक्सपोर्ट्स ठप हो गए, करीब 30% तक की गिरावट आई। हमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ, जैसे कि हम पहाड़ से गिर गए, बूम। जैसे जैसे संकट सामने आ रहा था, हमें पता नहीं था वह कितनी दूर तक फैलेगा और वह कितना सीरियस होगा। और हम तब भी उम्मीद कर रहे थे कि हमें सर छुपाने का कोई रास्ता मिल जाए ताकि हम पर तूफान का असर कम हो, पर यह मुमकिन नहीं था। यह बहुत ही ग्लोबलाइज्ड दुनिया है, सारी इकोनॉमीज आपस में जुड़ी हुई हैं। दो 2010 की शुरुआत में यूनाइटेड स्टेट्स में फोरक्लोजर की संख्या 7 लाख तक पहुंच गई। जब भी कोई घर फोरक्लोजर में जाता है तो उसका असर उस घर से जुड़े हुए सभी लोगों पर होता है, क्योंकि जब वो प्रॉपर्टी मार्केट में जाएगी तो उसे कम कीमत पर बेचा जाएगा। शायद मार्केट में जाने से पहले वो अच्छी तरह मेंटेन भी नहीं होगा। हमारा अनुमान है कि करीब 90 लाख लोग अपना घर खोने वाले हैं। एक वीकेंड पर हम अपने लिए
सेल पर लगे हुए घर देखने गए। हमें घर अच्छा लगा। उसकी पेमेंट होने वाली थी $3,200। कोलंबर रैमोस और उनकी पति इंग्लिश नहीं बोलते। उनके मॉर्गेज ब्रोकर ने उनको धोखा दिया था, जिसे एक प्रेडेटरी लेंडर ने पैसे दिए थे। सब कुछ बहुत अच्छा था। घर बहुत ही सुंदर था। पेमेंट भी कम थी। लगा जैसे हमने लॉटरी जीत ली हो, पर सच्चाई तो पहली पेमेंट के आने पर ही सामने आई। मुझे अपने पति के लिए बहुत ही ज्यादा बुरा लगा, क्योंकि वो बहुत मेहनत करते हैं। हमारे 3 बच्चे हैं। हाल ही में मैं सबसे ज्यादा उन लोगों से मिला हूं जिन पर इकोनॉमी का सबसे बुरा असर हुआ है। वो एक एक दिन पेचेक टू पेचेक जी रहे थे और बदकिस्मती से वो बंद हो गया, और बेरोजगारी से घर का मॉर्गेज नहीं भर सकते, उससे कार का बिल भी नहीं भर सकते। मैं एक लॉग ट्रक ड्राइवर था और उन्होंने वहाँ के सारे लॉगिंग सिस्टम्स बंद कर दिए। सारे सॉमिल्स बंद हो गए। इसलिए मैं यहाँ एक कंस्ट्रक्शन जॉब के लिए आ गया, और सारे कंस्ट्रक्शन जॉब्स भी बंद हो गए, तो बहुत मुश्किल हो रही थी। यहाँ मुझ जैसे कई लोग हैं। बहुत ही जल्द ऐसे और भी कैंप्स दिखने लगेंगे, क्योंकि अब कहीं नौकरियां ही नहीं है। पार्ट 4 अकाउंटेबिलिटी। जब कंपनी अच्छा कर रही थी, हम अच्छा कर रहे थे। जब कंपनी अच्छा नहीं कर रही थी सर, हम अच्छा नहीं कर रहे थे। वो लोग जिन्होंने अपनी कंपनीज को तबाह करवा के पूरी दुनिया को इस संकट में ढकेला था, वो इस तबाही से अपनी दौलत बरकरार रखते हुए बचकर निकल गए। लीमन ब्रदर्स के टॉप 5 एग्जीक्यूटिव्स ने 2000 और 2007 के बीच $100 करोड़ से ज्यादा कमाए थे, और जब उनकी फार्म बैंकरप्ट हुई तो उन्हें वो सारे पैसे लौटाने नहीं पड़े। ये सिस्टम कामयाब रहा। हमारे पास ऐसा लोन लेने का कोई मतलब नहीं बनता जो फेल होगा, क्योंकि इसमें नुकसान है सबसे ज्यादा लेनदार को, साथ ही समाज को और हमें भी। कंट्रीवाइड के सीईओ एंजेलो मुजीलो ने 2003 और 2008 के बीच $47 करोड़ कमाए थे। उसमें से $14 करोड़ उन्होंने कंपनी के डूबने से पहले के 12 महीने में अपने कंट्रीवाइड के स्टॉक्स बेचकर कमाए थे। मैं तो बिजनेस फेल होने का जिम्मेदार बोर्ड को ही मानता हूँ, क्योंकि उसकी ही जिम्मेदारी है सीईओ को चुनना और निकालना और कंपनी के हित में फैसले लेना। अमेरिका में बोर्ड कंपोजिशन की प्रॉब्लम है बोर्ड के चुने जाने का तरीका। कई मामलों में तो पूरे बोर्ड का चुनाव सीईओ ही करता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और कंपनसेशन कमिटीज, ये दोनों मिलकर ये तय करते हैं कि किस एग्जीक्यूटिव को कितना और कैसा पे पैकेज मिलना चाहिए। आपके हिसाब से पिछले 10 साल में उन्होंने कैसा काम किया है? मेरे ख्याल से अगर देखने जाओ तो मैं उन्हें बी दूंगा। बी देंगे? हाँ, बी। एफ नहीं? नहीं, एफ नहीं। मेरिल लिंच के सीईओ स्टैन ओनील को 2006 और 2007 में $9 करोड़ मिले थे। अपनी फार्म को पूरी तरह बर्बाद करने के बाद मेरिल लिंच के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने उन्हें रिजाइन करने की मंजूरी दी, और उन्हें इस्तीफा देने पर $16.1 करोड़ मिले। निकाले जाने के बजाय स्टैन ओनील को रिजाइन करने दिया गया और उन्हें $15.1 करोड़ भी दिए गए। उस वक्त बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मिलकर यही फैसला लिया था। और आप उस फैसले को क्या ग्रेड देंगे? ये वाला जरा मुश्किल है। मेरे ख्याल से मैं उसे भी बी ही दूंगा। ओनील के बाद आए जॉन थेन को 2007 में $8 करोड़ 70 लाख दिए गए, और दिसंबर 2008 में अमेरिका के टैक्स पेयर्स के पैसों से बचाए जाने के 2 महीने बाद थेन और मेरिल ने बोनस के तौर पर करोड़ों डॉलर बांटे। मार्च 2008 में AIG के फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स डिवीजन ने $1100 करोड़ गवाए। निकाले जाने के वजह AIGFP के हेड जोसेफ कसानो को एक कंसल्टेंट के तौर पर कंपनी में रखा गया है, हर महीने $10 लाख की सैलरी पर। और यह जरूरी है कि हम अपने की प्लेयर्स और हमारे की एम्प्लॉयज को AIGFP में ही रखें। इसमें हमारा ही फायदा है। करीब 1 साल पहले मैं हैंक पाल्सन के रखे हुए एक डिनर पर गया था, जहां अमेरिका के सबसे बड़े बैंक के कुछ ऑफिशियल्स और कुछ सीईओज भी आए थे। और ताजुब की बात है, वो सारे लोग ये बहस कर रहे थे कि हमने बहुत लालच किया, इसलिए कुछ जिम्मेदारी हमारी भी है, ठीक है? और फिर वो ट्रेजरी की सेक्रेटरी की तरफ मुड़े और कहने लगे, आपको और ज्यादा रेगुलेशंस लाने चाहिए, हम खुद को रोक नहीं सकते, इसलिए इन सबको रोकने के लिए रेगुलेशंस लाया जाए। मैंने इस सवाल के बारे में कई बैंकर्स से बात की, कुछ बहुत सीनियर लोगों से भी, और आज पहली बार मैंने किसी को ये कहते हुए सुना है कि वो वाकई में चाहते थे कि उनके कंपनसेशन को रेगुलेट किया जाए। तो हाँ, क्योंकि उस वक्त वो सब बहुत ज्यादा डरे हुए थे। और बाद में
जब इस संकट का उपाय सामने आने लगा तो शायद उन्होंने अपना इरादा बदल दिया। अमेरिका में अब बैंक्स पहले से ज्यादा बड़े, ज्यादा ताकतवर और ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो गए हैं। अब पहले से कम कंपटीटर्स हैं। कई छोटे बैंकों पर बड़े बैंकों ने कब्जा कर लिया है। आज जेपी मॉर्गन पहले से भी कहीं ज्यादा बड़ा हो चुका है। जेपी मॉर्गन ने पहले बियर स्टर्न और फिर वामो पर कब्जा किया। बैंक ऑफ अमेरिका ने कंट्री वाइड और मेरिल लिंच पर कब्जा किया। वेल्स फार्गो ने वकोबिया पर कब्जा किया। संकट के बाद फाइनेंशियल इंडस्ट्री और फाइनेंशियल सर्विसेज राउंड टेबल ने मिलकर सुधारों से लड़ने के लिए पहले से भी ज्यादा मेहनत की। फाइनेंशियल सेक्टर्स ने 3000 लॉबिस्ट्स को हायर किया, यानी कांग्रेस के हर मेंबर के लिए 5 से भी ज्यादा। क्या आपको लगता है अमेरिका में फाइनेंशियल सर्विस इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है? नहीं, मुझे लगता है कि वॉशिंगटन में देश के हर नागरिक का पक्ष रखा जाता है। और आपको लगता है कि अमेरिकन सोसाइटी के सभी सेगमेंट्स के पास सिस्टम तक की इक्वल और अच्छी पहुंच है? आप अपनी पसंद के किसी भी हियरिंग रूम में कभी भी जा सकते हैं। हम किसी भी हियरिंग रूम में जा सकते हैं, पर हम उस तरह की लॉबिंग चेक्स नहीं लिख सकते जो आपकी इंडस्ट्री लिखती है, या उस लेवल के पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन नहीं दे सकते जो आपकी इंडस्ट्री करती है। 1998 और 2008 के बीच फाइनेंशियल इंडस्ट्री ने लॉबिंग और कैंपेन कंट्रीब्यूशन पर $500 करोड़ से भी ज्यादा खर्च किए, और क्राइसिस के बाद वो और भी पैसे खर्च कर रहे हैं। फाइनेंशियल इंडस्ट्री बड़े ही चालाक तरीके से अपना असर दिखाती है, वो जिसके बारे में ज्यादातर अमेरिकन नहीं जानते। उसने इकोनॉमिक्स की पढ़ाई को भ्रष्ट कर दिया। डीरेगुलेशन के पास फाइनेंशियल और इंटेलेक्चुअल दोनों का सपोर्ट था, क्योंकि लोगों का कहना है ये उनके भले के लिए है। ये इकोनॉमिक प्रोफेशन उस भ्रम का सबसे बड़ा सोर्स था। 1980 के दशक से ही एकेडमिक इकोनॉमिक्स ने डीरेगुलेशन को बढ़ावा दिया है, और यूएस गवर्नमेंट पॉलिसी को आकार देने में उनका बहुत बड़ा हाथ रहा है। इन इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स में से सिर्फ कुछ ने ही क्राइसिस को लेकर चेतावनी दी थी, और क्राइसिस के बाद भी उनमें से कई ने सुधार का विरोध किया। जो लोग यह चीजें सिखाते थे उन्हें कंसल्टेंट्स होने के बहुत सारे पैसे मिलते थे। बिजनेस स्कूल प्रोफेसर से एक फैकल्टी सैलरी पर गुजारा नहीं करते, वह बहुत ही अमीर होते हैं। पिछले एक दशक में फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री ने अमेरिका में करीब $500 करोड़ के पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन किए हैं। ये तो बहुत सारा पैसा है। ये बात आपको परेशान नहीं करता? नहीं। मार्टिन फेल्डस्टीन हार्वर्ड के एक प्रोफेसर और दुनिया के सबसे बड़े इकोनॉमिस्ट में से एक है। प्रेसिडेंट रेगन के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के नाते डीरेगुलेशन को रचने में उनका बड़ा हाथ था, और 1988 से 2009 तक वो AIG और AIG फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स दोनों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल थे, जहां से उन्हें करोड़ों डॉलर्स मिले थे। क्या आपको AIG के बोर्ड में होने का कोई पछतावा? मुझे कुछ नहीं कहना। नहीं, मुझे AIG के बोर्ड में होने का कोई पछतावा नहीं। जरा इतना भी कह नहीं? सकता हूँ। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ओके। आपको AIG के डिसीजंस पर कोई पछतावा है? मैं AIG के बारे में कुछ नहीं कह सकता। मैंने पढ़ाया है नॉर्थ वेस्टर्न, शिकागो, हार्वर्ड और कोलंबिया में। ग्लेन हार्वर्ड कोलंबिया बिजनेस स्कूल के डीन हैं, और जॉर्ज W. बुश के नीचे काउंसिल ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर के चेयरमैन के नाते काम कर चुके हैं। क्या आपको लगता है फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री के पास अमेरिका में बहुत ज्यादा पॉलिटिकल पावर्स है? मुझे ऐसा नहीं लगता। नहीं, वॉशिंगटन में लगातार जिस तरह उन्हें फटकारा जाता है वह देख के तो बिल्कुल नहीं लगता। फाइनेंशियल इंडस्ट्री को पब्लिक डिबेट और गवर्नमेंट पॉलिसी को बनाने में मदद करते हुए कई बड़े एकेडमिक्स चुपचाप पैसे कमाते हैं। द एनालिसिस ग्रुप, चार्ल्स रिवर एसोसिएट्स, कॉम्पस लेक्सिकॉन और द लॉ ऑफ इकोनॉमिक्स कंसल्टिंग ग्रुप एक $multi-billion इंडस्ट्री चलाते हैं जो एकेडमिक एक्सपर्ट्स को किराए पर देते हैं। 2 बैंकर्स जिन्होंने इन सर्विस का इस्तेमाल किया था वो थे राल्फ चियोफी और मैथ्यू टैनिन। बेयर स्टर्न्स हेज फंड के मैनेजर्स जिन पर सिक्योरिटीज फ्रॉड का इल्जाम लगा था। द एनालिसिस ग्रुप को हायर करने के बाद दोनों को बारी कर दिया गया। ग्लेन हार्वर्ड को उनके बचाव में गवाही देने के लिए $1 लाख दिए गए थे। क्या आपको लगता है इकोनॉमिक्स एकेडमिक प्रोफेशन वालों को कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट प्रॉब्लम है? मैं कुछ समझा नहीं।
क्या आपको लगता है कि इकोनॉमिक्स एकेडमिक प्रोफेशन का एक बड़ा हिस्सा, मतलब बहुत सारे इकोनॉमिक्स अपने फाइनेंशियल फायदे के लिए किसी गलत चीज को भी अच्छा बता सकते हैं? आपको क्या मैं लगता अभी है? समझा। मुझे नहीं लगता ज्यादातर एकेडमिक इकोनॉमिस्ट अमीर बिजनेस करने वाले लोग नहीं होते। हार्वर्ड मेटलाइफ के बोर्ड मेंबर के नाते हर साल $2.5 लाख कमाते हैं और वो बबल के दौरान एक बड़े कमर्शियल मॉर्गेज लेंडर कैपमार्क के बोर्ड के मेंबर भी थे, जो 2009 में बैंकरप्ट हो गया था। साथ ही वो एडवाइजर रह चुके हैं नमूरा सिक्योरिटीज, केकेआर फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन और कई दूसरे फाइनेंशियल फर्म्स के। लॉरा टाइसन, जिन्होंने इस फर्म के लिए इंटरव्यू देने से मना कर दिया, वो बर्कले की यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में एक प्रोफेसर हैं। वो क्लिंटन एडमिनिस्ट्रेशन में पहले काउंसिल ऑफ इकोनॉमिक्स एडवाइजर की चेयरपर्सन और फिर नेशनल इकोनॉमिक्स काउंसिल के डायरेक्टर थी। गवर्नमेंट को छोड़ने के कुछ वक्त बाद वो मॉर्गन स्टैनली के बोर्ड में शामिल हो गई, जहां उन्हें एक साल के $3.5 लाख मिलते हैं। ब्राउन यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट रूथ साइमंस गोल्डमैन सैक्स के बोर्ड में होने के नाते साल में $3 लाख से भी ज्यादा कमाती है। लैरी समर्स, जिन्होंने ट्रेजरी सेक्रेटरी के नाते डेरिवेटिव्स के डीरेगुलेशन में एक बड़ी अहम भूमिका निभाई थी, वो 2001 में हार्वर्ड के प्रेसिडेंट बन गए। हार्वर्ड में रहते हुए उन्होंने हेज फंड्स को कंसल्ट कराने के लिए लाखों डॉलर्स कमाए और उससे भी ज्यादा पैसे स्पीकिंग फीस में कमाए, ज्यादातर इन्वेस्टमेंट बैंक से। उनकी फेडरल डिस्क्लोजर रिपोर्ट के मुताबिक समर्स का नेट वर्थ है 1.65 करोड़ और 3.95 करोड़ डॉलर के बीच। फ्रेडरिक मिश्किन, जो फेडरल रिजर्व को छोड़ने के बाद फिर से कोलंबिया बिजनेस स्कूल लौट गए थे, उन्होंने अपने फेडरल डिस्क्लोजर रिपोर्ट में दिखाया था कि उनके नेट वर्थ था 7 लाख और 1.7 करोड़ डॉलर के बीच। 2006 में आप आइसलैंड के फाइनेंशियल सिस्टम की एक स्टडी के को ऑथर थे। वहां लिखा था, आइसलैंड एक एडवांस देश है जिसमें शानदार इंस्टीट्यूशन, कम भ्रष्टाचार, अच्छी कानून व्यवस्था है। वहां की इकोनॉमी के साथ फाइनेंशियल एडजस्टमेंट भी बहुत अच्छी है। साथ ही वहां प्रूडेंशियल रेगुलेशन और सुपरविजन भी काफी हद तक सख्त है। और वो एक गलती थी। ये पता चल गया कि आइसलैंड में प्रूडेंशियल रेगुलेशन और सुपरविजन जरा भी सख्त नहीं है। और तो उस आपको वक्त क्या में लगा तो था कि हम वो सख्त थे? मेरे ख्याल से हम बस मिली हुई जानकारी पर चल रहे थे और असल में सबको यही लगता था कि आइसलैंड में बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशंस थे, वो एक बहुत एडवांस्ड देश था। वो आपको और किसने वहाँ पे बताया? आपने किस तरह का लोगों से रिसर्च किया बात था? की थी, सेंट्रल बैंक्स पे पूरा भरोसा रखा था, जो असल में अपने काम में नाकामयाब रहा था। जाहिर है ये एक बहुत बड़ी सी आपको एक सेंट्रल बैंक पर भरोसा क्यों क्योंकि है? आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलती है उसी पर चलना होता है आपको। तो रिपोर्ट फिर लिखने के लिए कितने पैसे मिले थे? मुझे मिले थे, मेरे ख्याल से वो रकम सब जानते हैं। फ्रेडरिक मिश्किन को ये पेपर लिखने के लिए आइसलैंडिक चैम्बर ऑफ कॉमर्स से $1,24,000 मिले थे। आपके सीवी में इस रिपोर्ट के टाइटल को बदल दिया गया है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन आइसलैंड से फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी इन आइसलैंड। देखिए, वो मुझे नहीं पता, वो तो बस एक टाइपो है और कुछ नहीं है। पब्लिक में यह बात लाना जरूरी है कि जब भी कोई किसी टॉपिक पर रिसर्च करे तो वह यह बताए कि उनको उस रिसर्च के लिए पैसे दिए गए हैं या नहीं दिए गए। पर अगर मुझे याद है तो इस बारे में कोई पॉलिसी है ही नहीं। मैं सोच भी नहीं सकता कोई ऐसा नहीं करेगा। यह बात तो पेपर में होनी ही चाहिए और ऐसा ना करने पर कोई सजा जरूर मिलनी चाहिए। मुझे आपकी स्टडी में कहीं पर भी ये नहीं दिखा कि आपने बताया है कि आपको इसे लिखने के लिए आइसलैंडिक चैम्बर ऑफ कॉमर्स से पैसे मिले थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है। रिचर्ड पोर्टस, जो ब्रिटेन के सबसे मशहूर इकोनॉमिस्ट और लंदन बिजनेस स्कूल के प्रोफेसर थे, उन्हें भी 2007 में आइसलैंडिक चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने आइसलैंडिक फाइनेंशियल सेक्टर की तारीफ करने वाली एक रिपोर्ट लिखाने का काम दिया था। सारे बैंक्स पूरी तरह कैश पर चलते हैं। उन्होंने तो आइसलैंडिक क्रोना की कीमत गिरने से पैसे कमाए हैं। यह मजबूत बैंक्स हैं। आने वाले साल के लिए उनकी मार्केट फंडिंग पक्की है। यह बैंक्स अच्छी तरह चल रहे हैं। रिचर्ड, थैंक यू सो मच। मिश्किन की तरह पोर्टस की रिपोर्ट में भी उन्हें आइसलैंडिक चैम्बर ऑफ कॉमर्स से मिलने वाली पेमेंट का कोई जिक्र नहीं था। क्या हार्वर्ड के पब्लिकेशंस में उनके लिए मिले हुए पैसों का जिक्र करना जरूरी है? मुझे तो नहीं लगता। क्या यहाँ पर लोगों को बताना पड़ता है कि उन्हें बाहर की एक्टिविटीज से कितने पैसे मिले हैं? नहीं। आपको नहीं लगता ये एक प्रॉब्लम है? मुझे तो मार्टिन फेल्स्टीन का AIG के बोर्ड में होना, लॉरा टाइसन का मॉर्गन स्टैनली के बोर्ड में शामिल होना, लैरी समर्स का अलग अलग फाइनेंशियल सर्विस फर्म्स में कंसल्टिंग करके साल में $1 करोड़ कमाना, सब बेतुका? मतलब हाँ, बिल्कुल बेतुका। आपने काफी अलग अलग सब्जेक्ट्स पर बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे हैं। आपको कभी नहीं लगा कि आपको अनरेगुलेटेड क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स के खतरों पर जांच करनी चाहिए?
कभी नहीं लगा। मेरी यही सवाल है एग्जीक्यूटिव कंपनसेशन के लिए, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के रेगुलेशन के लिए, पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशंस के असर मुझे के नहीं लिए लगता मैं इन सारे टॉपिक्स पर ज्यादा कुछ लिख पाता। इस वक्त मैं आपका रेज्यूमे देख रहा हूँ। यहाँ पर मुझे साफ दिख रहा है कि आपकी ज्यादातर बाहरी एक्टिविटीज हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री में कंसल्टिंग और डायरेक्टरशिप अरेंजमेंट करना। क्या अभी आप बातों से इनकार करेंगे? नहीं, जहाँ तक मुझे पता है मेरे कंसल्टिंग क्लाइंट का नाम मेरे सीवी में है ही नहीं, तो मुझे नहीं पता। आपके कंसल्टिंग क्लाइंट्स कौन हैं? मुझे नहीं लगता आपको यह बताना जरूरी है। ठीक है। एक्चुअली आपके पास कुछ ही मिनट है और यह इंटरव्यू खत्म हो जाएगी। क्या आप किसी फाइनेंशियल सर्विसेज फर्म्स में कंसल्टिंग करते हैं? मेरा जवाब है हाँ, करता हूँ। और पर मुझे उसके बारे में कोई बात नहीं करनी है, बस यही। उनमें दूसरे फाइनेंशियल सर्विसेज फर्म्स भी शामिल हैं? हो सकता है। आपको याद नहीं? मैं कोई बयान नहीं दे रहा हूँ सर, मैंने आपको वक्त देकर गलती कर दी, बहुत बड़ी। अब मैं समझा। आपके पास 3 मिनट है, जो पूछना है पूछ लो। 2004 में जब बबल उसके चरम सीमा पर था, ग्लेन हार्वर्ड ने गोल्डमैन सैक के चीफ इकोनॉमिस्ट विलियम सी डुडले के साथ मिलकर एक पेपर लिखा था। उस पेपर में हार्वर्ड ने क्रेडिट डेरिवेटिव्स और सिक्योरिटाइजेशन चेन की तारीफ की थी, ये कहकर कि अब सोच समझकर पैसों का बंटवारा हो रहा है और उनमें स्थिरता आ रही है। उन्होंने इकोनॉमी में स्थिरता होने का हवाला दिया और कहा कि अब पहले से कम रिसेशन हो रहा है, वो भी हल्के फुल्के। क्रेडिट डेरिवेटिव्स बैंक को नुकसान से बचा रहे थे और खतरा बांटने में मदद कर रहे थे। मान लीजिए मेडिकल रिसर्चर एक आर्टिकल में लिखता है आपको ये बीमारी ठीक करने के लिए ये दवाई प्रेस्क्राइब करनी चाहिए। फिर पता चलता है कि उस डॉक्टर की 80% निजी आमदनी उसी दवाई के मैन्युफैक्चरर से आती है। ये बात आपको परेशान नहीं करती? मेरे ख्याल से बहुत जरूरी है ये बताना। मेरे ख्याल से उन केसेस से थोड़ा अलग है जिनकी हम यहाँ बात कर रहे थे, क्योंकि हम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और कोलंबिया यूनिवर्सिटी इस तरह की आमदनी पर बात करने से मना कर दिया। दोनों ने इस फिल्म के लिए इंटरव्यू देने से इनकार किया। तो आपके हिसाब से इसे इकोनॉमिक्स एकेडमिक प्रोफेशन के बारे में क्या पता चलता है? उन्हें तो किसी भी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता और मुझे सच में लगता है यह एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है इस प्रॉब्लम का। पार्ट 5, Where we are now. यूएस फाइनेंशियल सेक्टर की बढ़ती ताकत अमेरिका में हो रहे बड़े बदलाव का हिस्सा थी। 1980 के दशक के बाद से यूनाइटेड स्टेट्स एक ज्यादा असमान समाज बन गया है और इसके इकोनॉमिक डोमिनेंस में गिरावट आई है। कंपनीज लाइक जनरल मोटर्स, क्राइसलर और यूएस स्टील जैसी कंपनीज जो पहले यूएस इकोनॉमी की जान थी, ठीक से संभाले ना जाने की वजह से अपने फॉरेन कॉम्पिटिटर से पीछे जा रही थी। और जैसे ही चाइना जैसी देशों ने अपनी व्यापार करना शुरू किया, अमेरिकन कंपनीज ने पैसे बचाने के लिए अपना काम ओवरसीज भेजना शुरू कर दिया। कई सालों तक डेवलप्ड दुनिया के 66 करोड़ लोग अच्छी तरह से बचे हुए थे पूरी दुनिया में मौजूद इस एडिशनल लेबर से। फिर अचानक देशों की इकोनॉमिक और मिलिट्री पाबंदियां हटा दी गईं और अब सामने थे 20,500 करोड़ एडिशनल लोग। अमेरिकन फैक्ट्री वर्कर्स हजारों की तादाद में काम से निकाला गया। बस कुछ ही सालों में हमारा मैन्युफैक्चरिंग बेस पूरी तरह से तबाह हो गया। जैसे जैसे मैन्युफैक्चरिंग में गिरावट आई, बाकी इंडस्ट्रीज में इजाफा हुआ। यूनाइटेड स्टेट्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मामले में दुनिया में सबसे आगे है, जहां ज्यादा तनख्वाह वाली नौकरी आसानी से मिल जाती है। पर इस नौकरियों में जरूरत होती है एक एजुकेशन की, और एक आम अमेरिकन के लिए कॉलेज की पढ़ाई पहुंच की बाहर होती जा रही है। एक तरफ जहां हार्वर्ड जैसे टॉप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के पास करोड़ों डॉलर है, पब्लिक यूनिवर्सिटीज के लिए आने वाली फंडिंग घट रही है और फीस बढ़ती जा रही है। कैलिफोर्निया की पब्लिक यूनिवर्सिटीज की फीस जो 1970 के दशक में $650 थी, वो 2010 में बढ़कर $10,000 से भी ज्यादा हो गई। साथ ही अमेरिकन कॉलेज जाएंगी या नहीं, इसका फैसला सिर्फ इस बात से हो सकता है कि वो कॉलेज की फीस भर सकता है या नहीं। दूसरी तरफ अमेरिकन टैक्स पॉलिसी अमीरों की हक में चली गई। जब मैं पहली बार ऑफिस आया
तब मुझे लगा टैक्सेस बहुत ज्यादा हैं। सबसे बड़ा बदलाव था ग्लेन हार्वर्ड द्वारा डिजाइन किया गया टैक्स कट्स, जो उस वक्त प्रेसिडेंट बुश के चीफ इकोनॉमिस्ट एडवाइजर का काम कर रहे थे। बुश एडमिनिस्ट्रेशन ढेर सारे टैक्सेस घटा दिए, जिसमें था इन्वेस्टमेंट गेन्स, स्टॉक डिविडेंड्स और एस्टेट टैक्स, पूरी तरह खत्म कर दिया। हमारे पास एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान था जिस पे अमल करके करीब $1,10,000 रख दिए गए हैं अमेरिकन वर्कर्स, फैमिलीज, इन्वेस्टर्स और छोटे बिजनेस ओनर्स के हाथों में। इन टैक्स कट्स का ज्यादातर फायदा सबसे अमीर 1% अमेरिकन को मिला। और सच कहूं तो कई तरह से यह तो बस एक शुरुआत है हमारी इकोनॉमिक रिकवरी पॉलिसी की। यूनाइटेड स्टेट्स में दौलत की असमानता किसी भी दूसरे विकसित देश के मुकाबले अब ज्यादा हो गई है। अमेरिकन परिवारों ने इन बदलावों का सामना 2 तरीकों से किया, ज्यादा घंटे काम करके और खुद को कर्जों में डुबाकर। जैसे जैसे मिडिल क्लास का स्तर नीचे गिरता जाता है, तब इस बात का फायदा उठाकर लोन्स मिलना और आसान बना दिया जाता है। आपको एक खराब घर में रहने की जरूरत नहीं है। कम इनकम वाले होम बायर के पास भी औरों की तरह एक अच्छा घर हो सकता है। अमेरिकन परिवार लोन्स लेने लगे, घरों के लिए, कार्स के लिए, अपनी हेल्थ केयर और अपने बच्चों को एजुकेशन के लिए। 1980 और 2007 के बीच नीचे के 90% लोगों के हाथ से सब चला गया और सारे फायदे टॉप के 1% के पास गए। इतिहास में पहली बार आम अमेरिकन के पास अपने पेरेंट्स के मुकाबले कम एजुकेशन और उससे भी कम दौलत थी। ग्रेट डिप्रेशन के बाद से वॉल स्ट्रीट और वॉशिंगटन में लालच और गैर जिम्मेदारी के इस दौर ने आज हमें इतने बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस के बीच लाकर खड़ा कर दिया है। 2008 की इलेक्शन से ठीक पहले जब फाइनेंशियल क्राइसिस शुरू हुआ, तब बाराक ओबामा ने वॉल स्ट्रीट के लालच और रेगुलेटरी फेलियर्स की ओर इशारा करके अमेरिका में बदलाव लाने की अपनी बात आगे रखी। वॉशिंगटन और वॉल स्ट्रीट वालों की लापरवाही की वजह से आज हम इस मुसीबत में फंसे हैं। चुने जाने के बाद ओबामा ने फाइनेंशियल इंडस्ट्री में सुधार लाने की बात कही। हमें चाहिए सिस्टमैटिक रिस्क रेगुलेटर, बढ़े हुए कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, हमें जरूरत है एक कंज्यूमर फाइनेंशियल प्रोटेक्शन एजेंसी, हमें वॉल स्ट्रीट के कल्चर को बदलना होगा। पर जब 2010 के बीच में जब इस पर अमल किया गया, तो एडमिनिस्ट्रेशन के फाइनेंशियल रिफॉर्म्स कमजोर निकला और कुछ जरूरी मामलों में जैसे कि रेटिंग एजेंसीज, लॉबिंग और कॉम्पेंसेशन के बारे में तो कोई खास उपाय निकाले भी नहीं गए। ओबामा और उनके रेगुलेटरी रिफॉर्म को लेकर मेरा रिस्पॉन्स अगर एक शब्द में कहना हो तो वह है हाँ। रिफॉर्म जैसा कुछ है ही नहीं। और वो कैसे? यह एक वॉल स्ट्रीट गवर्नमेंट है। ओबामा ने ट्रेजरी सेक्रेटरी के नाते टिमोथी गाइथनर को चुना। संकट के दौरान गाइथनर न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व के प्रेसिडेंट थे और वो गोल्डमैन सैक्स को मॉर्टगेजेस के खिलाफ की गई उनकी बेटिंग के लिए $1 पर 100 सेंट के हिसाब से मुआवजा देने की फैसला लेने वालों में से एक थे। जब टिम गाइथनर अपने ट्रेजरी सेक्रेटरी होने के बारे में बता रहे थे, तब उन्होंने कहा कि मैं भी एक रेगुलेटर रहा हूँ। ये सुनकर मैं जान गया कि उन्होंने न्यूयॉर्क फेड के प्रेसिडेंट के अपने काम को भी समझा नहीं था। टिमोथी गाइथनर ने इस फिल्म के लिए इंटरव्यू देने से इनकार किया। न्यूयॉर्क फेड के नया प्रेसिडेंट है विलियम सी डडली, गोल्डमैन सैक्स के पूर्व चीफ इकोनॉमिस्ट, जिनके ग्लेन हुबर्ट के साथ लिखे पेपर में डेरिवेटिव्स की तारीफ की गई थी। गाइथनर के चीफ ऑफ स्टाफ है मार्क पैटिनसन, जो गोल्डमैन के एक पूर्व लॉबिस्ट थे, और सीनियर एडवाइजर्स में से एक है लिविस सैक्स, जो ट्राइकैडिया पर नजर रखते थे। वो कंपनी जो पूरी तरह अपनी ही बेची हुई मॉर्टगेजेस सिक्योरिटीज के खिलाफ दाव लगाने में लगी थी। कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन को चलाने के लिए ओबामा ने चुना गैरी गेंसलर को, एक पूर्व गोल्डमैन सैक्स एग्जीक्यूटिव, जिसने डेरिवेटिव्स पर से रेगुलेशन हटाने में मदद की थी। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन को चलाने के लिए ओबामा ने चुना मैरी स्कैर्पियो को, जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इंडस्ट्रीज के सेल्फ रेगुलेशन बॉडी फिनरा की पूर्व सीईओ थी। ओबामा के चीफ ऑफ स्टाफ राम इमैनुअल ने फ्रेडी मैक के बोर्ड में काम करके $3,20,000 कमाए थे। दोनों मार्टिन फेल्स्टीन और लॉरा टाइसन ओबामा के इकोनॉमिक रिकवरी एडवाइजर बोर्ड के मेंबर हैं काम करना होगा। और ओबामा के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है लैरी समर्स। देश के हित में सबसे सीनियर इकोनॉमिक एडवाइजर्स वही सारे लोग थे जो तब वहां थे जिन्होंने स्ट्रक्चर बनाया था। जब ये साफ हो गया कि समर्स और गैथनर सबसे पहले एडवाइजर का काम करने वाले हैं, तो मैं समझ गया था कि अब कुछ नहीं होने वाला।
ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने बैंक कॉम्पेंसेशन को रेगुलेट करने का विरोध किया, जबकि फॉरेन लीडर्स एक्शन ले रहे थे। मेरे ख्याल से फाइनेंशियल इंडस्ट्री एक सर्विस इंडस्ट्री है। उसे खुद को सर्व करने से पहले दूसरों को सर्व करना है। सितंबर 2009 में क्रिस्टीन लेगार्ड और उनके साथ स्वीडन, नेदरलैंड्स, लग्जमबर्ग, इटली, स्पेन और जर्मनी के फाइनेंस मिनिस्टर्स ने G20 नेशंस को साथ बुलाया, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स का नाम भी था, ताकि बैंक कॉम्पेंसेशन पर सख्त रेगुलेशंस लागू किया जा सके। और जुलाई 2010 में यूरोपियन पार्लियामेंट ने उन रेगुलेशंस को लागू कर दिया। ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। उनका मानना है कि ये एक टेम्पररी रुकावट है, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। और इसीलिए मैं इन्हें फेडरल रिजर्व के चेयरमैन के नाते फिर से अपॉइंट कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच। 2009 में बराक ओबामा ने फिर से बेन बर्नानके को चुना। थैंक यू मिस्टर प्रेसिडेंट। 2010 के बीच तक एक भी सीनियर फाइनेंशियल एग्जीक्यूटिव के खिलाफ ना मुकदमा दर्ज किया गया, ना ही कोई गिरफ्तारी हुई। कोई स्पेशल प्रोसिक्यूटर नियुक्त नहीं किया गया। एक भी फाइनेंशियल फर्म के खिलाफ सिक्योरिटीज फ्रॉड या अकाउंटिंग फ्रॉड का मामला दर्ज नहीं किया गया है। ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन बबल के दौरान फाइनेंशियल एग्जीक्यूटिव्स को दिए गए कॉम्पेंसेशन को वापस हासिल करने की कोई कोशिश नहीं की है। मैं उनकी जगह होता तो जरूर क्रिमिनल एक्शन लेता कंट्री वाइड के कुछ टॉप लीडर्स के खिलाफ, जैसे कि मोजिलो। मैं सामने ले आता बियर स्टर्न्स, गोल्डमैन सैक्स और लेमन ब्रदर्स और मेरिल लिंच। उन पर मुकदमा कर देते? हाँ, इसे जानने के बाद बहुत ही मुश्किल होता, सच है। पर मुझे लगता है वह यह कर सकते हैं अगर उन्हें अंदर के सच बताने वाले गवाह मिल जाएं। एक ऐसे बिजनेस में जहां ड्रग्स का सेवन, प्रोस्टिट्यूशन और प्रोस्टिट्यूट्स के पास जाने को एक बिजनेस एक्सपेंस बताना बड़े पैमाने पर होता है, वहाँ लोगों का मुंह खुलवाना मुश्किल नहीं होगा अगर वो सच जानना चाहे तो। उन्होंने मेरे सामने एक डील रखी और मैंने वो ले ली। उन्हें मेरे किसी रिकॉर्ड में कोई दिलचस्पी नहीं थी, उन्हें किसी में भी दिलचस्पी नहीं थी। उन्हें आपके रिकॉर्ड्स में इंटरेस्ट नहीं थी? ये सच है, सही कहा। एक सेंसिबिलिटी होती है जिसमें आप लोगों का मुंह खुलवाने के लिए उनकी निजी बुरी आदतों का इस्तेमाल नहीं करते, खासकर जब वॉल स्ट्रीट के मामलों की बात हो। मेरे ख्याल से हम जिन मुसीबतों से गुजरे हैं उसके बाद शायद लोग इस बात पर गौर करें। इस वक्त मैं इस पर जजमेंट देने वाला कोई नहीं होता हूँ। फेडरल प्रोसिक्यूटर्स ने तो बड़ी खुशी से एलियट स्पिट्जर की निजी बुरी आदतों का इस्तेमाल किया था, उन्हें 2008 में रिजाइन करने पर मजबूर करने के लिए। अब तक उन्होंने वॉल स्ट्रीट के मामले में इतनी लगान नहीं दिखाई है। आज आप हमारे पास आकर कह रहे हैं, माफ कर दीजिए, हमने जानबूझकर नहीं किया, हम ऐसा फिर नहीं करेंगे, भरोसा रखो। वैसे मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में कुछ लोग हैं जिन्होंने आपके बैंक से चोरी की थी और वह भी यही कह रहे हैं। अरे कृपया हमें माफ कर दें, अब हम ऐसा नहीं करेंगे। 2009 में एक तरफ जहां बेरोजगारी का स्तर 17 साल में सबसे ऊंचा था, वहीं मॉर्गन स्टैनली ने अपने एम्प्लॉइज को $1400 करोड़ से भी ज्यादा दिए और गोल्डमैन सैक्स ने $1600 करोड़ से ज्यादा का भुगतान किया। 2010 में बोनस और भी ज्यादा थे। एक फाइनेंशियल इंजीनियर को एक असली इंजीनियर के मुकाबले 4 से लेकर 100 गुना ज्यादा तनख्वाह क्यों मिलनी चाहिए? एक असली इंजीनियर ब्रिज बनाता है और एक फाइनेंशियल इंजीनियर सपने बनाता है, और जब वो सपने टूट जाते हैं तब लोग उसकी भरपाई करते हैं। दशकों तक अमेरिकन फाइनेंशियल सिस्टम स्थिर और सुरक्षित था, पर फिर कुछ बदल गया। फाइनेंशियल इंडस्ट्री ने समाज से मुंह मोड़ लिया, हमारे पॉलिटिकल सिस्टम को गंदा किया और पूरी दुनिया की इकोनॉमी को मुसीबत में डाल दिया। एक बड़ी कीमत चुकाकर हमने तबाही को रोका है और हम ठीक हो रहे हैं, पर वो लोग और इंस्टीट्यूशन जिनकी वजह से संकट आया था वो अब भी सत्ता में हैं और इसे बदलने की जरूरत है। और वो जो कर रहे हैं वो हमारे समाज के लिए बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। वो हमसे कहेंगे ऐसा फिर नहीं होगा, वे सुधार लाने के खिलाफ करोड़ों खर्च करेंगे। ये आसान नहीं होगा, पर कुछ चीजें लड़ने के काबिल होती है।